हेलो बच्चों, क्या हाल है आप सभी के। और उम्मीद है कि अभी आप सबकी जो तैयारी है ना बहुत अच्छे से चल रही होगी और आपने जो मैंने स्ट्रेटेजी बताई थी वो फॉलो कर ली होगी आपने बहुत अच्छे तरीके से। हालांकि अपनी बताई स्ट्रेटेजी से मैं थोड़ा सा पीछे चल रहा हूँ बिकॉज ऑफ टाइम, लेकिन मैं फिर भी कोशिश कर रहा हूँ कि आपको मैं सारा का सारा कंटेंट जल्दी से जल्दी प्रोवाइड कर दूँ, ताकि आप चैप्टर की जो प्रैक्टिस कर रहे हैं उसके साथ साथ जो वीडियो के साथ आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी कर सकें। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जब आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो कोशिश करें कि जो क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ उसको पॉज करके आप पहले खुद करके देखें। करके देखने के बाद फिर आप चेक करें कि भाई आपने जो किया है वो सही किया है या नहीं किया है। तो इस तरह से आपकी जो तैयारी है ना बहुत अच्छे से हो पाएगी। तो आज की जो वीडियो है उसमें हम बात करने वाले हैं डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में। ये भी कैलकुलस का एक पार्ट है, यानी जो कैलकुलस 9 मार्क्स का आना है उसमें से होपफुली यहाँ से हमारे पास एक 4 नंबर का क्वेश्चन आने वाला है। अब वैसे तो इसके अंदर पूरे चैप्टर के अंदर 2 पार्ट है टोटल। एक क्वेश्चन यहाँ पर बनता है ऑर्डर एंड डिग्री का और दूसरा क्वेश्चन बनता है ग्रोथ एंड डीके मॉडल। तो अगर मैं यहाँ पर ये बात करूँ कि केस स्टडी जो है, वैसे तो आइडियल सिचुएशन ये है कि केस स्टडी हमारे पास इसी चैप्टर से आएगी, लेकिन ऐसा है कि बिल्कुल कंफर्म नहीं है। 100% आप मान के नहीं चल सकते कि केस स्टडी आपकी यहीं से ही आएगी। ऐसी भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि यहाँ से एक सिर्फ 2 नंबर का क्वेश्चन आ जाए कि ग्रोथ एंड डीके ऑर्डर एंड डिग्री निकालने का, और जो 4 नंबर में केस स्टडी है हो सकता है यहाँ से ना देकर आपको केस स्टडी फाइनेंशियल मैथमेटिक्स में से दे दे। मैं केस स्टडी के क्वेश्चन भी आपको सारे कराऊंगा, ठीक है। आप केस स्टडी के जो क्वेश्चन है फाइनेंशियल मैथमेटिक्स में से आ सकते हैं, एलपीबी में से आ सकते हैं, या फिर आपके इसमें से तो आ ही सकते हैं। तो उसकी मैं अलग से एक वीडियो आपको सबको सारी प्रोवाइड कराऊंगा, चिंता मत करो। लेकिन आप 100% श्योरिटी ये लेके मत चलो कि जो केस स्टडी है वो यहीं से आएगी। पॉसिबिलिटी ज़्यादा है लेकिन कंफर्म नहीं है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ से केस स्टडी नहीं आती है तो ऑर्डर एंड डिग्री जो कि पोर्शन बिल्कुल ईजी पोर्शन है, तो छोड़ना मत, गलती नहीं होनी चाहिए। 2 नंबर का क्वेश्चन अगर आ गया यहाँ से तो ये बल्ले बल्ले है, 2 नंबर आपको बड़े आराम से मिलेंगे, कह सकता हूँ कि फ्री के नंबर मिलेंगे ये। लेकिन अगर आप छोड़ के बिल्कुल चले गए, कंसेप्ट हो सकता है थोड़ा बहुत ट्रिकी सा क्वेश्चन दे दिया तो आप फंस जाओगे। तो ये भी आप ध्यान से देखना, कहीं ऐसा मत करना कि भाई आपने ऑर्डर एंड डिग्री सोचा ये तो बिल्कुल आसान है, इसको तो कुछ करना ही नहीं है भाई, ऐसा बिल्कुल मत करना, इसको भी करना। और जो ग्रोथ एंड डीके मॉडल है उसमें मैं यहाँ पर आपको सब तरह के क्वेश्चन कराने वाला हूँ। ग्रोथ एंड डीके ऑफ अमाउंट, ठीक है, जब कोई प्रिंसिपल किसी इंटरेस्ट से जब बढ़ता है तो वो वाले क्वेश्चंस हो गए। बैक्टीरिया किसी कल्चर में कितनी तेज़ी से बढ़ रहे हैं, है कि पॉपुलेशन बढ़ रही है घट रही है, जो भी आपको दे रखा होगा। कार्बन डेटिंग के क्वेश्चन करेंगे, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग के क्वेश्चन करेंगे, ड्रग एसिमिलेशन के क्वेश्चन करेंगे, सब तरह के क्वेश्चन मैं यहाँ पर आपको करा दूंगा। डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए आपको इस वीडियो के अलावा कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जितने क्वेश्चन मैं यहाँ पर कराऊंगा उतने भी आपने कर लिए ना, अच्छे से कर लिए, कंसेप्ट समझ के कर लिए, तो आपको कोई और क्वेश्चन करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है डिफरेंशियल इक्वेशन में। तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए बस आपको मैं क्वेश्चन अब स्टार्ट कर रहा हूँ। तो सबसे जो पहला कंसेप्ट है, सबसे पहले जो क्वेश्चंस हैं वो हम ऑर्डर एंड डिग्री के क्वेश्चंस करने वाले हैं। कंसेप्ट वाइज फार्मूला वाइज कुछ ज़्यादा इसमें नहीं है, बस आपको जो क्वेश्चंस करने उन क्वेश्चन को ध्यान से समझना क्या आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो ऑर्डर एंड डिग्री के कुछ स्टार्टिंग में 3-4 क्वेश्चन आपको दिए हैं वो मैं कराने वाला हूँ। तो ऑर्डर में जब भी आप ऑर्डर देखेंगे, ऑर्डर में आपको हमेशा बस ये देखना है कि जो डेरिवेटिव उसमें आ रहा है वो कितनी बार हो रहा है, ठीक है। ऑर्डर में क्या देखना है, डेरिवेटिव कितनी बार आ रहा है। अब यहाँ पर देखो ये dy/dx है, ठीक है। कलर चेंज कर लें, थोड़ा कलरफुल काम करेंगे तो मज़ा आएगा आपको भी मेरे को भी। और यहाँ पर dy/dx आपका एक ही बार आ रहा है, ठीक है। एक बार आ रहा है मतलब एक बार डेरिवेटिव हो रहा है, तो ऑर्डर यहाँ पर हो गया 1। अभी डिग्री के बारे में बाद में बात करते हैं। ऑर्डर हो गया 1। यहाँ पर देखो ये dy/dx का होल स्क्वायर है, ये होल स्क्वायर है dy/dx का। dy/dx एक ही बार हो रहा है, ठीक है, मतलब डेरिवेटिव एक ही बार हो रहा है, लेकिन उसकी पावर आपको 2 दे रखी है। डेरिवेटिव अगर 2 बार होता तो इस तरह से लिखा होता d2y dx²। ये एक डिफरेंट चीज़ है, ये एक डिफरेंट चीज़ है। यहाँ पर डेरिवेटिव एक बार हो रहा है, उसकी पावर 2 आ रही है, यानी ऑर्डर यहाँ पर भी आ गया 1। ऑर्डर निकालना बिल्कुल आसान है, कोई मगजमारी नहीं करनी, बिल्कुल आपको डेरिवेटिव देखना है, कितनी बार डेरिवेटिव होता है वो उसका ऑर्डर हो गया। अब उसके बाद डिग्री के लिए आपको देखना है कि जहां से आपने ऑर्डर आइडेंटिफाई करा है, जिस जगह से आपने ऑर्डर आइडेंटिफाई करा है उसकी पावर कितनी है। तो यहाँ पर आप पावर देखोगे, इसके dy/dx कुछ पावर नहीं दी हुई है, इसका मतलब डिग्री जो है यहाँ पर ये है 1।
यहां पर हमने ऑर्डर यहां से लिया तो डिग्री हमारे पास आ गई यहां पर 2। ठीक है, साथ में यहां पर log y है, log y ऐसे आप लिख सकते हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ऐसे हम लिख सकते हैं log y को। अब आगे जाके कुछ क्वेश्चन में और समझेंगे कैसे कैसे हम नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, ऑर्डर हमारे पास आ गया 1 और डिग्री भी आ गई 1, दूसरे का ऑर्डर आ गया हमारे पास 1 और डिग्री आ गई इसकी 2। अब उसके बाद आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब यहां पर देखिए डिग्री आपके पास ऑर्डर कितना है, पहले ऑर्डर, हमेशा ऑर्डर देखो आप। यहां पर आ रहा है d2y dx स्क्वायर, 2 बार डेरिवेटिव हो रहा है, तो ऑर्डर यहां पर क्या बन गया, ऑर्डर बन गया 2। यहां पर भी देखो d2y dx स्क्वायर है, ज़्यादा जो होगा, यहां पर dy बाई डी एक्स है, मतलब एक बार डेरिवेटिव हो रहा है, d2y dx स्क्वायर मतलब 2 बार डेरिवेटिव हो रहा है, तो इसका मतलब ऑर्डर यहां पर भी आ गया 2। अब यहां पर जो यहां से आपने ऑर्डर निकाला, आपने ऑर्डर यहां से निकाला, इसकी होल पावर तो नहीं दी ना कुछ, इसकी होल पावर नहीं दी, तो इसका मतलब डिग्री होगी इसकी 1। इसकी होल पावर दे रखी है 4, तो इसकी डिग्री हो गई 2। ठीक है, बड़ा आसान कंसेप्ट है, बड़े इजी क्वेश्चन है, बड़े आराम से आप निकाल सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब यहां पर थोड़ा समझने वाला मामला है क्वेश्चन को। ठीक है, यहां ढंग से समझ लेना कि यहां पर आपको कैसे करना है। 3 क्वेश्चन दिए हुए यहां पर। देखिए पहले वाले क्वेश्चन में अगर हम पहले पार्ट की बात करें, पहला पार्ट, दूसरा पार्ट और तीसरा पार्ट, ऑर्डर निकाल लेंगे और डिग्री निकालेंगे। पहले ऑर्डर की बात करते हैं। यहाँ पर dy बाई डी एक्स, यहाँ भी dy बाई डी एक्स, मतलब dy बाई डी एक्स एक बार dy बाई डी एक्स है, तो ऑर्डर आ गया 1। यहाँ पर d2y dx स्क्वायर, यहाँ पर dy बाई डी एक्स, तो d2y मतलब ऑर्डर आ गया इसका 2। यहाँ पर ये डैश का मतलब है कि 3 बार डेरिवेटिव हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर 3 बार डेरिवेटिव होता है, यहाँ पर 1 बार डेरिवेटिव हो रहा है, तो 3 बार डेरिवेटिव हो रहा है, तो डिग्री हो गया, ऑर्डर हो गया आपका 3। ऑर्डर निकल गया, कोई दिक्कत नहीं ऑर्डर के अंदर। अब बात आती है डिग्री की। अब डिग्री आइडेंटिफाई करने से पहले, डिग्री जब हम फाइनल करेंगे, पिछले क्वेश्चंस में वो प्रॉब्लम नहीं थी, अब इस क्वेश्चन में वो प्रॉब्लम आ रही है। प्रॉब्लम कहाँ पर आएगी, जहाँ पर लॉग दे रखा होगा आपको और जहाँ पर ई दे रखा होगा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। बाकी ट्रिग्नोमेट्री तो आपके में है ही नहीं। ठीक है, या लॉग और ई वाले क्वेश्चंस में आपको देख लेना है कि यहाँ पर जैसे साइन, यहाँ पर आपको ये ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन इसने एक दे दिया है, गलती से डाल दिया है, कोई बात नहीं। ठीक है, टेंशन मत लेना कि ट्रिग्नोमेट्री आ जाएगी आपके में, नहीं लेना। यहाँ पर मैं क्वेश्चन को चेंज कर देता हूँ, मैं लॉक कर देता हूँ। ठीक है, इधर भी मैं लॉक कर देता हूँ, आपकी टेंशन कम कर देता हूँ। तो यहाँ पर ये जो लॉग का जो आर्ग्यूमेंट है, लॉग का आर्ग्यूमेंट डेरिवेटिव में नहीं हो सकता। पीछे हमने एक क्वेश्चन करा था, उसमें था log y, वो ठीक था क्योंकि वहाँ डेरिवेटिव नहीं हो रहा है। ठीक है, log y हो, log x हो, कोई दिक्कत नहीं, log x हो, log y हो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन दिक्कत आएगी जब log dy बाई डी एक्स हो जाएगा। अगर ये हो गया तो आपको लिखना है डिग्री इज नॉट डिफाइंड। सेम यहां पर भी डिग्री नॉट डिफाइंड। अगर इसमें देखें तो यहां पर देखो e की पावर डेरिवेटिव में दी है, e की पावर x हो सकती है, e की पावर y हो सकती है, एक्सेप्टेबल है। लेकिन e की पावर dy बाई डी एक्स होगी तो ये हम बिल्कुल भी स्वीकार नहीं करेंगे, ये बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं होगा भाई। ठीक है, तो यहां पर आप लिखेंगे नॉट डिफाइंड। स्पेलिंग देख लेना, अपने आप ठीक कर लेना। ठीक है, जो ई वाले क्वेश्चन आएंगे, जहां पर क्वेश्चन में ई आ गया या लॉग आ गया, बस वहां पर ध्यान रखना है, बाकी तो कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। बाकी तो सीधा ऑर्डर डेरिवेटिव देखना है, ऑर्डर लिखो, उसकी पावर कितनी आ रही है और डिग्री लिखो। ठीक है, अब यहां पर देखिए क्वेश्चन में हम चलते हैं और एक एग्जाम्पल और लेते हैं इसका। 2-3 ही एग्जाम्पल दे रखे हैं, ज़्यादा नहीं है। अब यहां पर ना वीडियो को मेरे ख्याल आप कर दो पॉज करके आप आंसर निकाल लो। आंसर निकाल लो, सोच लो मन में, आंसर जहाँ लिखना है लिख लो, चाहे मन में सोच लो। अब यहाँ पर देख लो कि आंसर आपका ठीक आ रहा है नहीं आ रहा है। तो देखिए यहाँ पर डेरिवेटिव हो रहा है 2 बार, यहाँ डेरिवेटिव हो रहा है 1 बार, यहाँ डेरिवेटिव हो रहा है 1 बार, तो भाई इसका तो ऑर्डर आ गया आपका 2, क्योंकि डेरिवेटिव हो रहा है 2 बार। अब डेरिवेटिव 2 बार हो रहा है तो इसकी पावर कितनी है, इसकी पावर तो है ही नहीं। अब इसकी पावर नहीं है तो डिग्री होगी इसकी 1। ठीक है, यहां पर देखो ds बाई डी टी, जरूरी है कि dy बाई डी एक्स ही लिखा होगा। कहीं आपका वो ds बाई डी टी आ गया, ये तो कुछ है ही नहीं सर। नहीं भाई, डेरिवेटिव है ना,
डेरिवेटिव एक जैसा होना चाहिए, जैसे यहाँ dy बाई डी एक्स है सारे में, यहाँ ds बाई डी टी होना चाहिए। ऐसा नहीं होगा कि भाई एक dy बाई डी एक्स दे दिया और दूसरा ds बाई डी टी दे दिया, ऐसा नहीं होगा। तो यहाँ ds बाई डी टी है, यहाँ d2s dt स्क्वायर है, तो भाई यहाँ पर एक बार डेरिवेटिव हो रहा है, यहाँ पर दो बार डेरिवेटिव। पावर को मत देखना अभी, डेरिवेटिव करते समय पावर को मत देख लेना कि यहाँ पर पावर 4 आ रही है तो ये ऑर्डर कर दो आप 4, पावर को नहीं देखना। जब ऑर्डर देखेंगे तो डेरिवेटिव देखना है बस, ठीक है। डेरिवेटिव यहाँ पर आ रहा है आपके पास सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, तो ऑर्डर हो गया इसका 2। अब जब डिग्री के लिए आपको देखना है तो पावर ये वाली नहीं देखनी है, पावर इसकी देखनी है। इसकी पावर नहीं है, इसकी पावर नहीं है, तो ये 1 है डिग्री, ठीक है। उसकी पावर में मत बहकावे में मत आ जाना भाई डिग्री 4 है सर, डिग्री जो सबसे ज़्यादा होती है पावर वही डिग्री होती है भाई, वो पॉलिनोमियल में होती है, इसमें नहीं होती है, ठीक है। अलजेब्रा जब हम करते हैं उसमें होती है। ये डिफरेंशियल इक्वेशन में आपको डेरिवेटिव की पावर देखनी है। डेरिवेटिव की पावर अगर आपको 4 दी होती तो 4 होती, लेकिन यहाँ एक ही दे रखी, यानी कुछ नहीं दिया हो तो मतलब एक दिया हुआ है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी हो गया हमारे पास जी। और उसके बाद चलते हैं, इसका एक एग्जाम्पल और दे रखा है, उसको भी निपटा देते हैं, फिर बाकी क्वेश्चंस पे चलते हैं, ठीक। एक क्वेश्चन हमारे पास और है यहाँ पर। यहाँ कहता है कि डिटरमाइन द ऑर्डर एंड डिग्री इफ डिफाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग। देखो यहाँ पर डेरिवेटिव हो रहा है 2 बार, यहाँ पर डेरिवेटिव हो रहा है 1 बार, और लॉग और ई तो है ही नहीं, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। लॉग और ई नहीं है तो मतलब कोई टेंशन नहीं है, आराम से करना, ठीक है। यहाँ पर ऑर्डर आ गया आपके पास 2, क्योंकि 2 बार डेरिवेटिव हो रहा है और इसकी पावर दे रखी है 2, तो डिग्री हो गई 2। उसके बाद यहाँ पर चलते हैं, यहाँ पर देखो डेरिवेटिव 1 बार हो रहा है, यहाँ डेरिवेटिव 2 बार हो रहा है, यहाँ खाली y है, यहाँ पर log x है, log के साथ x है, एक्सेप्टेबल है भैया, कोई दिक्कत नहीं है, log को बैठा रहने दो यहाँ पर, ठीक है। log के साथ अपने साथ अगर डेरिवेटिव ले आएगा ना तब गड़बड़ है। अब यहाँ पर आ गया आपके पास ऑर्डर आ गया 2 और डिग्री आ गई 1। अच्छा एक चीज़ और ध्यान रखना, कहीं अगर जैसे log x है, log x एक कंप्लीट फंक्शन है, अगर ये ऐसे हो गया log x इंटू डी वाई बाई डी एक्स तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए हमें, तो ठीक है, तो ठीक है। कहीं आप यहाँ पर भी इसको रिजेक्ट कर दिया हो कि log सर log दे रखा था, log x एक कंप्लीट फंक्शन है, log का जो आर्ग्यूमेंट है log डी वाई बाई डी एक्स नहीं होना चाहिए। log x इंटू में कुछ भी हो कोई दिक्कत नहीं है, log y इंटू में आ जाए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, इंटू में आ जाए कोई दिक्कत नहीं है। log एक कंप्लीट फंक्शन हो गया, उसके बाद इंटू में डी वाई बाई डी एक्स है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया, इसका ऑर्डर 2 आ गया, डिग्री 2 आ गई, और दूसरे वाले का ऑर्डर आ गया 2, डिग्री आ गई 1। अब यहाँ पर हम चलते हैं थोड़ा सा जो हमारे केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है, थोड़े से मुश्किल से जो क्वेश्चन है उन पर चलते हैं। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखते हैं, जिसमें आपको दिया हुआ है कि इन्हें बैंक प्रिंसिपल इंक्रीजेस कंटिन्यूअसली एट द रेट ऑफ 5% पर ईयर। यानी प्रिंसिपल जो है, जो पैसा आपने बैंक के अंदर रखा है वो 5% के हिसाब से हर साल बढ़ता रहता है। इन हाउ मेनी ईयर्स ₹2000 डबल इट सेल्फ। तो अगर आपने 2000 रुपये बैंक में डाले हैं तो वो डबल कब होंगे ये आपको बताना है, यानी टाइम आपको बताना है। अब यहाँ पर इसने क्या दिया कि भाई रेट ऑफ चेंज, यानी जो प्रिंसिपल अमाउंट है आपका, प्रिंसिपल को हम मान लेते हैं P से हम डिनोट कर लेते हैं कि प्रिंसिपल अमाउंट आपका किस हिसाब से बढ़ रहा है, 5% हर साल हिसाब से बढ़ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर हम ये मान के चलें लेट P बी द प्रिंसिपल, ये आपको हर क्वेश्चन में स्टार्ट करना है कि P आपको क्या मानना है, लेट P बी द प्रिंसिपल एट एनी टाइम T, प्रिंसिपल एट एनी टाइम T, यानी किसी एक पर्टिकुलर टाइम पर आपका जो प्रिंसिपल है वो इतना है, ये आपने मान लिया, ठीक है। अब वो किस रेट से चेंज हो रहा है, किस रेट से चेंज हो रहा है, मतलब dp बाई dt, टाइम के हिसाब से चेंज होगा। तो dp बाई dt आपको दिया हुआ है कितना, dp बाई dt इज प्रोपोर्शनल टू 5% पर ईयर, यानी यहाँ प्रोपोर्शनल वर्ड नहीं दे रखा, ठीक है, प्रोपोर्शनल वर्ड नहीं दे रखा तो प्रोपोर्शनल मत लगाओ, सीधा सीधा आपको बता रहा है कि भाई 5% के हिसाब से चेंज हो रहा है। अब 5% किसका, खाली 5% नहीं लिखना, 5% किसका चेंज हो रहा है, यानी जो प्रिंसिपल है ना उसका चेंज हो रहा है ना, जितना प्रिंसिपल था उसका 5% बढ़ रहा है, यानी 5% ऑफ P। तो इस तरह से आपको इक्वेशन को बनाना स्टार्ट करना है। अब यहाँ पर ये जो स्टार्टिंग का काम होगा ना, हर क्वेश्चन में आपको सेम करना है, हर क्वेश्चन में बस आपको ये समझना है कि इसको कैसे लिखना है। उसके बाद का क्या काम होगा, भाई dp बाई dt, वहाँ से जो 5% है 5% को लिख दो 5/100 इंटू में P, यहाँ से ये कैंसिल, P को अब नीचे लाओ dp के साथ और dt को इधर ले जाओ, ये आ जाएगा 1/20 dt।
अब यहाँ पर आने के बाद आपको इंटीग्रेट कर देना है दोनों साइड। जब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये तो कांस्टेंट है, तो इसको तो आप ऐसे ही लिख देंगे। अब इंटीग्रेट करा डी बाई पी का इंटीग्रेशन, पी डिनोमिनेटर में है तो इसका इंटीग्रेशन हो गया आपका log p। यहाँ पर आ जाएगा 1/20 और यहाँ पर आ गया t प्लस में c। अब ये आपके पास एक इक्वेशन आ गई। अब इसको लेते हुए हमें चलना है। सबसे पहला काम होगा आपको c की वैल्यू निकालनी है। अब c की वैल्यू निकालने के लिए आपको क्या करना है कि जब टाइम को 0 हम लेंगे तब हमारा p कितना होगा, यानी इनिशियल वैल्यू पर आपको c की वैल्यू निकालनी होगी। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में कोई रेयर ही होगा कि आपको कुछ अलग चीज़ दे रखी होगी, नहीं तो आपको क्या करना होगा कि यहाँ पर आप लो कि भाई t अगर 0 है तो उस दौरान p की वैल्यू क्या है, यानी t 0 है, टाइम जब 0 है। टाइम 0 का मतलब है जो प्रिंसिपल वाले क्वेश्चंस होंगे ना उनमें आप कुछ ना कुछ अमाउंट स्टार्ट करोगे। अब स्टार्ट करोगे, जैसे आपने 2000 रुपये बैंक में जमा कराए, तो जब आपने जमा कराए थे वो क्या था, टाइम स्टार्टिंग का टाइम था, यानी यहाँ पर जब t 0 है तो p की वैल्यू आ जाएगी 2000। अब यहाँ पर आप p की जगह ये पुट कर दो log 2000, यहाँ आ जाएगा 1/20 इंटू में 0 प्लस में c, मतलब आपको c की वैल्यू मिल गई log 2000। इसको ऐसे ही रहने देना, कुछ ज़्यादा भी चेंजेस नहीं करने। इस वैल्यू को आप यहाँ पर पुट कर देंगे तो आपके पास इक्वेशन बन जाएगी log p इक्वल्स टू 1/20t प्लस में log 2000। अब ये कह रहा है कि भाई अगर 2000 रुपीज़ को डबल करना है तो मेरे को कितना टाइम लगेगा। अब 2000 रुपीज़ को डबल करना, डबल का मतलब कितना हो गया, 4000 रुपये हो गए ना। अगर यहाँ पर p की वैल्यू डबल होगी, डबल मतलब 4000 है, तो टाइम कितना लगेगा ये आपको बताना है। तो अब यहाँ पर देखो एक p है और एक t है, बाकी तो सब कुछ सॉल्व हो ही गया ना। तो अब यहाँ पर p की जगह आप 4000 पुट कर दो तो ये बन जाएगा log 4000 इक्वल्स टू 1/20। t आपको फाइंड करना है और ये आ गया आपके पास log 2000। इस log 2000 को इधर लेकर आओगे तो ये बन जाएगा log 4000 माइनस log 2000 इक्वल्स टू 1/20t। यहाँ पर log की प्रॉपर्टी लगा दो, log a माइनस log b। इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, याद है कि नहीं याद, थोड़ा सा दिमाग पे जोर डाल लो, याद कर लो अगर याद नहीं है तो, और जिसको याद है तो बहुत अच्छी बात है। ये बन जाएगा log 4000 अपॉन में 2000 इक्वल्स टू 1/20t। अब t की वैल्यू निकालनी है तो इस 20 को यहाँ लाओ, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इधर आ जाएगा 20 log, ये कट जाएगा log 2 इक्वल्स टू में t। अगर आपको log 2 की वैल्यू दे रखी है तो भाई पुट कर दो, नहीं दे रखी है तो यही आपका आंसर है। लेकिन टाइम है तो आपको लास्ट में यूनिट का भी ध्यान रखना है कि 20 log 2 ईयर्स, ये ईयर्स भी लिखने हैं आपको, टाइम का भी ध्यान रखना है कि यूनिट का भी ध्यान रखना है। ठीक है जी। तो इस तरह से ये जो प्रिंसिपल वाले क्वेश्चंस हैं ये करेंगे। एक और क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ ये प्रिंसिपल वाला, और बेटर होगा कि आप वीडियो को पॉज कर लो, पॉज करके फिर इसको सॉल्व करो। अगला जो क्वेश्चन मैं कराने वाला हूँ मेरे साथ साथ सॉल्व कर लोगे, प्रैक्टिस यहीं की ही हो जाएगी, आपको अलग से करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। देखिए जी, अब यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ भी अब कलर कर लेते हैं चेंज। इन ए बैंक प्रिंसिपल इंक्रीजेस कंटिन्यूसली एट द रेट ऑफ 5% पर ईयर। अब प्रिंसिपल यहाँ पर कंटिन्यूसली इंक्रीज कर रहा है तो इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट पे मत पहुंच जाना, ये ध्यान रखना। ठीक है। एन अमाउंट ऑफ ₹10,000 इज डिपॉजिट विद दिस बैंक, हाउ मच विल इट वर्थ आफ्टर 10 ईयर। अगर ये कंटिन्यूस वाला इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट वाला क्वेश्चन होगा तो यहाँ पर आपसे इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट वगैरह पूछेगा और कुछ नहीं पूछेगा। अगर इस तरह के आगे कुछ बता रहा है तो इसका मतलब ये डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है, ये चीज़ ध्यान रखना। तो अब यहाँ पर जो प्रिंसिपल है वो इस रेट से बढ़ रहा है, तो जैसे हमने भी पिछला क्वेश्चन किया था उसी तरीके से आपको स्टार्ट करना है। लेट पी बी द प्रिंसिपल एट एनी टाइम टी। ठीक है, वो मैंने जल्दी बोल गया, वीडियो पॉज करके आपने, मुझे लग रहा है सॉल्व किया है नहीं किया, देखो सॉल्व कर लो, वीडियो पॉज कर लो, जिसने सॉल्व नहीं करा, जिसने कर लिया वो आगे मेरे साथ चेक करो। तो पी यहाँ पर प्रिंसिपल हो गया, 5% के हिसाब से बढ़ रहा है, तो सेम वैसे ही चलेंगे हम, डी पी बाई डी टी इक्वल्स टू 5% ऑफ पी। ठीक है जी, डी पी बाई डी टी ये हो गया 5/100p। जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था सेम उसी तरीके से चलेंगे। तो यहाँ पर इधर आ जाएगा ये dp अपॉन में p, इधर आ गया 1/20 dt। इंटीग्रेट करेंगे, स्टार्टिंग वाले स्टेप तो ना आप 5-6 क्वेश्चन करोगे आपको रट जाएंगे कि ऐसे ऐसे करना है। इंटीग्रेशन कर दिया, इसका इंटीग्रेशन करेंगे, log p आ गया,
इसका इंटीग्रेशन करोगे 1/20t प्लस में c आ गया, ये इक्वेशन बन गई। अब यहाँ पर आगे क्या कहता है, वो कहता है कि एन अमाउंट ऑफ ₹10,000 इज डिपॉजिटेड विद दिस बैंक, हाउ मच विल इट वर्थ आफ्टर 10 ईयर। 10 साल के बाद जो पैसा आपने 10,000 रुपये लगाया था वो कितना पैसा हो जाएगा, ये आपको बताना है। ठीक है, तो भाई अब यहाँ पर स्टार्ट आप वैसे ही करो कि टी को पहले 0 लेके चलो। तो स्टार्टिंग में पैसा कितना लगाया, ये 10,000 रुपये लगाए, चलो जी 10,000 रुपये रख दो यहाँ पर। अब यहाँ पर आ गया log 10,000 इक्वल्स टू, ये तो 0 हो जाएगा, तो c की वैल्यू आपको मिल गई log 10,000। अब इस वैल्यू को आप यहाँ पर पुट करो, इक्वेशन बना दो। इक्वेशन हमारे पास क्या बन गई जी, इसको हटा लेते हैं, थोड़ा स्पेस बन जाएगा। तो इक्वेशन बन गई हमारे पास log p इक्वल्स टू 1/20t प्लस में c की जगह आ गया log 10,000। अब पिछले क्वेश्चन में टाइम पूछ रहा था, यहाँ पर टाइम दिया हुआ है, इतना डिफरेंस है। टाइम दिया हुआ है 10 साल, तो अगर टाइम 10 साल दिया है तो ये p पूछ रहा है कि p की वैल्यू क्या होगी, तो t की जगह रख दो आप 10। तो ये बन गया log p इक्वल्स टू 1/20 इंटू में t मतलब 10 प्लस में log 10,000। तो इससे ये कैंसिल हो गया। ये जो log है इसमें भी log है, तो log वालों को कर लो आप इकट्ठा। तो इस log को इधर लाएंगे तो ये बन जाएगा log p माइनस log 10,000 इक्वल्स टू 1/2। अब यहाँ से फिर वो प्रॉपर्टी लगा दो, फिर से वही log p अपॉन में 10,000 और ये हो गया आपके पास 0.5। अब यहाँ 0.5 मेरे को लिखना ज़रूरी था। क्यों लिखना ज़रूरी था, अब मैं यहाँ log को हटाने वाला हूँ। अब log को हटा के उधर लेके जाऊँगा तो क्या हो जाएगा, log को जब भी आप एक साइड से हटा के दूसरी साइड में लेके जाओगे, मतलब कहीं पर अगर ऐसे लिखा हो log a इक्वल्स टू b और log को हटा के आप उधर लेके जाओगे तो ये ऐसे लिखा जाता है e की पावर b। log उधर जाके ना e बन जाता है, दूसरे देश में जाता है, दूसरा बेस बना लेता है, तो log ई में कन्वर्ट हो जाता है और जो भी कुछ वहाँ पर दिया होता है वो सारा का सारा उसकी पावर में चला जाता है। ठीक है, log उधर जाएगा, ई बन जाएगा और जो भी कुछ होगा सबको अपनी पावर पे ले आएगा। तो आपको ऐसे ही करना है, इस log को हटा के उधर लेके जाना है। तो यहाँ पर आपके पास आ गया p अपॉन में 10,000 और ये बन गया e की पावर 0.5। अब क्वेश्चन पे नज़र उठा के देखोगे तो e की पावर 0.5 की वैल्यू आपको दे रखी है तो पुट कर दो, नहीं दे रखी होती तो भाई ऐसे ही छोड़ देते, इसको यहाँ ले जाके बस ऐसे ही छोड़ देते। अब दे रखी है तो करना तो पड़ेगा। फिर 10,000 इंटू में 1.648, 10,000 से इसको मल्टीप्लाई कर दो, आ जाएगा 16480। यानी जी 10 साल के बाद जो पैसा आपने लगाया था 10,000 रुपये, वो आपको कितना प्रॉफिट देके जा रहा है, 6,480 का प्रॉफिट देके जा रहा है। मतलब पैसा इतना बनेगा 16,480 रुपीज़। ठीक है, क्वेश्चन में पूछ लेना, वो क्वेश्चन में ध्यान रखना पूछ क्या रहा है। टोटल अमाउंट पूछ रहा है तो ठीक है आंसर, अगर ये पूछ लेता भाई कितना प्रॉफिट जा रहा है तो माइनस कर देते, 6,480 का आपको प्रॉफिट मिल जाता। ठीक है जी, ये क्वेश्चन। अब हम दूसरे टाइप के क्वेश्चन पे चलते हैं, बैक्टीरिया वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। बैक्टीरिया कैसे कैसे पनप रहे हैं, कहाँ कहाँ पनप रहे हैं वो देखते हैं, कितनी तेज़ी से बढ़ रहे हैं ये देखते हैं। इनको रोकने का कोई उपाय है तो उपाय कर लेना, नहीं तो बढ़ने देना, भाई बढ़ना तो है ही नहीं। तो अब यहाँ कह रहा है कि इन ए कल्चर द बैक्टीरिया काउंट इज़ 2 लाख। किसी भी कल्चर में, स्पेसिफिक कल्चर में बैक्टीरिया स्टार्टिंग में है 2 लाख। द नंबर इज इंक्रीज बाय 10% इन 2 आवर्स। 2 घंटे के अंदर बैक्टीरिया कितने बढ़ रहे हैं, 10% बढ़ रहे हैं। 2 घंटे के अंदर 10% बैक्टीरिया बढ़ जाते हैं। इन हाउ मैनी आवर्स विल द काउंट रीच 4 लाख। कितने घंटे में वो 4 लाख हो जाएंगे। अब ये मत करना 2 लाख हो रहे हैं 10%, 2 घंटे के अंदर 10% बढ़ रहे हैं तो उसके हिसाब से आप कैलकुलेट करना स्टार्ट कर दो। नहीं, डिफरेंशियल इक्वेशन से करना है। इफ द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया इज प्रोपोर्शनल टू द नंबर प्रेजेंट। यहाँ पर लाइन जो है ना, इस लाइन को ध्यान से समझो, यहीं से आपका क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है। क्वेश्चन वहाँ से स्टार्ट नहीं होगा, क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है कि जो रेट ऑफ ग्रोथ है, जैसे पिछले क्वेश्चन में जो पैसा था उसकी ग्रोथ हमें दे रखी थी इन टर्म ऑफ परसेंटेज कि भाई इतनी % से बढ़ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर आपको ये कह रहा है कि जो रेट ऑफ ग्रोथ है बैक्टीरिया की वो प्रोपोर्शनल है। प्रोपोर्शनल है किसके प्रोपोर्शनल है, टू द नंबर प्रेजेंट, यानी जितने बैक्टीरिया प्रेजेंट है उसी के प्रोपोर्शनल में ही बैक्टीरिया बढ़ेंगे। तो इस चीज़ को लिखने के लिए आपको क्या करना है, स्टार्ट आप वैसे ही करने ना। वहाँ पर पी को हमने माना था प्रिंसिपल अमाउंट, यहाँ पर मान लेना पी को नंबर ऑफ बैक्टीरिया। स्टार्टिंग की लाइन वही रख दो, लेट पी बी द नंबर ऑफ बैक्टीरिया एट एनी टाइम टी। ठीक है,
हर क्वेश्चन में लगभग ऐसे स्टार्ट करेंगे हम। तो हमारे पास अब यहाँ पर रेट ऑफ ग्रोथ क्या आ गई, dp/dt इज प्रोपोर्शनल टू द नंबर प्रेजेंट। नंबर प्रेजेंट कितना माना हमने, p माना है, तो dp/dt इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p। इस तरीके से आपको लिखना है, ठीक है। अब यहाँ पर आपने लिखा, उसके बाद का काम क्या करना है, पहले यहाँ प्रोपोर्शनल का साइन हटा लेना है। पिछले क्वेश्चन में प्रोपोर्शनल का साइन नहीं था, अब यहाँ पर है, तो इसका मतलब क्या होगा, इसको आपको हटाना पड़ेगा। हटाने के लिए क्या करना है, बस कुछ नहीं, ज़्यादा ऐसा लॉजिक वाली ज़्यादा बात नहीं है। प्रोपोर्शनल को साइन हटाकर इक्वल्स टू लगा दो, और कोई चीज़ अगर बढ़ रही है तो पॉजिटिव के लिख दो, और अगर कोई चीज़ घटेगी, आगे क्वेश्चन हम करेंगे जिसमें कुछ घटेगी, तो वहाँ पर माइनस के कर दो, ठीक है। बढ़ेगी के कर दो, घटेगी माइनस के कर दो, इनटू में p आ गया। अब आगे का काम वैसे ही है, p को इधर लेकर आओ, dp अपॉन में p और k इंटू में dt, फिर कर दो इंटीग्रेट, यहाँ भी कर दो इंटीग्रेट, यहाँ पर आ गया log p। यहाँ तक तो मेरे ख्याल अब दोबारा आपको समझाने की ज़रूरत है नहीं, हर क्वेश्चन में ऐसे ही होता है। ये आपके पास इक्वेशन बन गई फर्स्ट। अब यहाँ पर आपको c की और k की, पिछले क्वेश्चन में k की वैल्यू दे रखी थी और c की हमने निकाली थी। अब c और k दोनों की वैल्यू निकालेंगे पहले। तो c की वैल्यू निकालने का तरीका वही है कि अगर t 0 है, अगर t 0 है तो बैक्टीरिया हमारे पास कितने हैं। तो इसने स्टार्टिंग में दिया हुआ था कि जो नंबर ऑफ बैक्टीरिया ना स्टार्टिंग में 2 लाख है, तो अगर t 0 है तो p की वैल्यू 2 लाख है। तो यहाँ पर आप पुट करेंगे log 2 लाख इक्वल्स टू में kt, यानी 0 हो जाएगा ये, तो प्लस में c, तो c की वैल्यू मिल गई आपको log 2 लाख। अब इस वैल्यू को आप यहाँ पर पुट कर दो, तो ये बन गई इक्वेशन आपके पास log p इक्वल्स टू kt प्लस में log ऑफ 2 लाख, ठीक है जी। अब उसके बाद आगे चलते हैं। अब क्वेश्चन में कहता है कि द नंबर ऑफ बैक्टीरिया इज इंक्रीज्ड इन 2 आवर्स 10% इन 2 आवर्स। तो भाई आप पहले ना 2 लाख का 10% निकाल लो। 2 लाख का 10% कितना हो जाएगा, 20,000। तो 20,000 बैक्टीरिया और बढ़ गए कितनी देर में, 2 घंटे में। तो अगर टाइम आपके पास 2 घंटे का है, तो नंबर ऑफ बैक्टीरिया कितने हो गए भाई, 2 लाख तो पहले थे, उसमें उसका 10% और बढ़ा दो, 10% और बढ़ाओगे तो आपकी एक जीरो आ जाएगी इधर से, यानी 2,20,000 बैक्टीरिया हो गए। यानी अगर 2 घंटे की हम बात करें तो नंबर ऑफ बैक्टीरिया 2,20,000 है। अब इन दोनों वैल्यूज़ को पुट कर दो, यहाँ पर p की जगह आप पुट कर दो log 2,20,000 log 2,20,000, ठीक है। जीरो गिनते रहना, जीरो में गड़बड़ ना हो जाए जी। यहाँ पर आ जाएगा 2k प्लस में log 2 लाख। अब पिछले क्वेश्चंस की तरह हम log को फिर से इधर लाएंगे, log फिर से इधर माइनस हो जाएगा, फिर से इधर माइनस हो जाएगा, तो फिर से प्रॉपर्टी लगा दो, फिर से प्रॉपर्टी लगाएंगे तो फिर से हमारे पास आंसर ही आ जाएगा। तो भाई कितनी बार फिर से हो गया, तो ये देख लो, आप काउंट कर लो, तो फिर से हमारे पास प्रॉपर्टी लग के ये आ गया। 4 जीरो कैंसिल हो जाएंगी, 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, नीचे तो 10 आएगा। तो k की वैल्यू क्या बन जाएगी आपके पास, k की वैल्यू आ गई log 11/10, या आप लिख सकते हो log 1.1, ठीक है। अब k की वैल्यू भी आ गई है, c की वैल्यू तो ऑलरेडी थी। अब क्या कहता है, इन हाउ मेनी आवर्स मतलब t आपसे पूछ रहा है, विल द काउंट रीच 4 लाख। जो नंबर ऑफ बैक्टीरिया है वो 4 लाख हो गए, तो कितनी देर में हुआ, यानी टाइम कितना लगा, यानी p की वैल्यू अगर आपको दे दी 4 लाख, तो आपको टाइम बताना है कितना लगेगा। तो p की वैल्यू आप यहाँ पर पुट करो log 4 लाख इक्वल्स टू में k की वैल्यू आ गई हमारे पास ये log 11/10 इंटू में t आपको फाइंड करना है, ये आ गया log 2 लाख। फिर से log 2 लाख को इधर लाओ, इसमें से माइनस करो, माइनस करके फिर प्रॉपर्टी लगा दो, ठीक है। आपको बार बार स्टेप लिखने की ज़रूरत भी नहीं है, जैसे मैंने लिख रहा हूँ, अगर ऐसे भी कर दोगे ना इनफ है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ आ गया log 4 लाख डिवाइडेड बाय 2 लाख
इक्वल्स टू में टी लॉग 11/10। ये इससे कैंसिल हो गया जी, 2 आ गया। अब टी की वैल्यू निकालनी है तो इसको आप इधर लाओगे, तो log 2 डिवाइडेड बाय log 1.1 ऐसे लिख लेता हूँ मैं। तो आपके पास t इतना आ गया, log 2 डिवाइडेड बाय log 1.1 या log 11/10 ऐसे आप लिखा रहने दो। यूनिट है टाइम की, तो टाइम की यूनिट आप ज़रूर दे दो log 2 और log 1.1। नंबर ऑफ आवर्स पूछ रहा था, तो इतने आवर्स के अंदर आपको नंबर ऑफ बैक्टीरिया इतने बढ़ गए आपके। log 2 की वैल्यू दे रखी है तो पुट करनी पड़ेगी, log 1.1 की वैल्यू दे रखी है तो पुट कर देना, नहीं दे रखी है तो हमारा फ़ायदा है भैया, हम ऐसे कैसे छोड़ देंगे। ठीक है, वैल्यू ना दे रखी हो तो बढ़िया रहेगा। तो ये जो नंबर ऑफ बैक्टीरिया है, नंबर ऑफ बैक्टीरिया का एक क्वेश्चन मैं आपको और करा रहा हूँ, और मैं करा नहीं रहा एक्चुअली में, आपको मैं करने के लिए दे रहा हूँ। वीडियो को पॉज कर लो, पॉज करके नंबर ऑफ बैक्टीरिया वाले क्वेश्चन को करना स्टार्ट कर दो। तो क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। वीडियो ख़त्म, डिफरेंशियल तुम्हारा ख़त्म, इसलिए साथ साथ मेरे कर लो, बाद में आपको करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। कह रहा है बैक्टीरियल पॉपुलेशन बी, यहाँ पर पी की जगह बी हो गया, ठीक है, इज़ नॉन टू हैव ए रेट ऑफ ग्रोथ प्रोपोर्शनल टू बी इटसेल्फ, यानी बी जो है वो बी के प्रोपोर्शनली बढ़ रहा है। जैसे पिछले क्वेश्चन में था पी जो है वो पी के प्रोपोर्शनल बढ़ रहा है, यहाँ बी के प्रोपोर्शनल बढ़ रहा है, तो चीज़ आपको वही दे रखी है। तो यहाँ पर आपको कह रहा है कि भाई जो डी बी की ग्रोथ है ना वो प्रोपोर्शनल टू बी है। ठीक है, आगे पढ़ लेते हैं क्वेश्चन, फिर आगे स्टार्ट करते हैं। वैसे ही इफ़ बिटवीन नून एंड 2 PM, नून मतलब नून नमक को बोलते हैं, हिंदी में खाने वाला नमक नहीं है ये, नून का मतलब है दोपहर मतलब 12 बजे। तो ये 12 बजे की बात कर रहे हैं, वहाँ टाइम नहीं दे रखा है। तो 12 बजे से लेकर 2 बजे तक पॉपुलेशन जो है वो ट्रिपल हो जाती है, यानी 2 घंटे के अंदर पॉपुलेशन जितनी थी उसकी 3 गुनी हो जाएगी। At what time no control being exerted should be becomes 100 times what it was at noon, यानी नून में जितनी पॉपुलेशन थी उसकी 100 टाइम्स पॉपुलेशन कब हो जाएगी, ये आपको फाइंड करना है। चलिए जी फाइंड करते हैं। तो ये बन गया आपके पास वैसे ही dB/dt इक्वल्स टू में, अब पॉपुलेशन बढ़ रही है, पॉपुलेशन वाले क्वेश्चन में ज़्यादातर यही होगा, पॉपुलेशन बढ़ती हुई मिलेगी। इंडिया के अंदर हालत इतनी बुरी है, बढ़ती जा रही है पॉपुलेशन, पता नहीं कहाँ जाके रुकेगी। तो भाई यहाँ पर अब dB/b आ जाएगा इधर, kdt इंटीग्रल कर दो। ये वाले स्टेप तो मेरे ख्याल आपको याद हो गए होंगे। वीडियो पॉज कर लिए ना, कर लिया आप लोगों ने, करके मतलब चेक कर लिया, नहीं कर लिया कि आपने खुद करके देख लिया, अब बस आप चेक कर रहे होंगे, ऐसी मुझे उम्मीद है। ये आ जाएगा log b kt प्लस में c। अब यहाँ पर वही c की वैल्यू निकालने के लिए t को लो आप 0। अब t 0 लेंगे तो वो पॉपुलेशन बैक्टीरिया की दे रखी थी क्या, ए बिटवीन नून 2 PM द पॉपुलेशन ट्रिपल एट व्हाट टाइम, नहीं भाई नहीं, कुछ नहीं दे रखी है। पॉपुलेशन कितनी है, नहीं दे रखी है स्टार्टिंग में। तो बैक्टीरिया जब नहीं दे रखी होगी तो t 0 होगा, तो हम b को मान लेंगे b0। p दे रखा होगा तो p0 मान लो, कुछ और भी मान सकते हो पर ऐसे आपको लिखने में आसान रहता है। ठीक है, अब यहाँ पर b की जगह आप b0 कर देंगे, यहाँ पर आ जाएगा ये 0 हो जाएगा, 0 प्लस c मतलब c की वैल्यू ही आ गई। अब इस c की वैल्यू आप यहाँ पर पुट कर देंगे तो इक्वेशन हमारे पास बन गई log b इक्वल्स टू में kt प्लस में log b0। ये आपके पास इक्वेशन बन गई। अब ये कहता है आगे कि भाई दोपहर से लेकर 2 बजे तक पॉपुलेशन ट्रिपल हो जाती है, यानी जितनी पॉपुलेशन थी 3 गुनी हो जाती है। यानी अगर टाइम लगा 2 घंटे का तो पॉपुलेशन जो है वो ट्रिपल हो गई, मतलब 3 टाइम्स हो गई। कितनी, जितनी स्टार्टिंग में थी। b का मत लिख देना, b इक्वल्स टू 3b मत लिख देना। स्टार्टिंग में पॉपुलेशन कितनी मानी थी हमने, b0। ठीक है, जब t 0 था तो b की वैल्यू b0 थी, तो स्टार्टिंग के हिसाब से चलना है कि भाई 3 टाइम्स हो गई। अब इसको आप यहाँ पर पुट कर देना, log 3 इंटू में b0 इक्वल्स टू में 2k प्लस में log b0। फिर इसको इधर लेकर आओ log वाले क्वेश्चन में, फिर इधर लेके आओ, माइनस हो जाएगा तो डिनोमिनेटर में चला जाएगा। तो log 3b0 डिवाइडेड बाय b0 इक्वल्स टू में 2k, b0 से b0 काट दो, k की वैल्यू आ जाएगी 1/2 log 3। k की वैल्यू आ गई। अब उसके बाद ये आपसे पूछ रहा है कि भाई कोई कंट्रोल नहीं है बैक्टीरिया पर कि यहाँ पर b जो है वो 100 टाइम्स
हो जाएगा जितना वो नून में था, नून में मतलब स्टार्टिंग में था। तो यानी आपको ये कह रहा है कि जो पॉपुलेशन है वो 100 टाइम्स हो जाएगी, पॉपुलेशन मतलब बी है यहाँ पर, ठीक है, 100 टाइम्स ऑफ बी नॉट। तो उस समय पर टाइम कितना होगा, ये टाइम आपको फाइंड करना है। तो आ जाओ यहाँ पर वापस, b की जगह आप यहाँ पर पुट कर दो log 100 टाइम्स ऑफ बी नॉट के टी। टी तो आपको फाइंड करना है, के की वैल्यू ये है ही हमारे पास 1/2 log 3 इंटू में टी प्लस में log बी नॉट। फिर ये log बी नॉट को इधर लेकर आओ, ये बन जाएगा log 100 बी नॉट डिवाइडेड बाय बी नॉट इक्वल्स टू 1/2 log 3 इंटू में टी। इससे कैंसिल हो गया, 2 को इधर लाओ, log 3 को इधर लाओ, तो t की वैल्यू क्या बन जाएगी 2 log 100 डिवाइडेड बाय log 3। तो t की वैल्यू बन गई जी आपकी यहाँ पर log 100, ठीक है, डिवाइडेड बाय log 3, ठीक है। log 3 की वैल्यू यहाँ पर हमें नहीं दे रखी है, तो वैल्यू नहीं दे रखी है तो बस इसको ऐसे ही छोड़ दो, वैल्यू दे रखी होगी तो पुट कर देंगे। अब यहाँ पर आवर्स के अंदर टाइम पूछ रहा था भाई इतने आवर्स लग रहे हैं, तो ठीक है जी इतने आवर्स लग रहे हैं, ठीक है। अब आ जाओ यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन अब हम लेते हैं किसका, रेडियम का क्वेश्चन लेते हैं। कोई सब्सटेंस जो है वो डिक्रीज कर रहा है या इंक्रीज कर रहा है, ठीक है जी। 2 क्वेश्चन इसके लेते हैं, फिर जो स्पेशल टाइप के क्वेश्चंस हैं ड्रग एसिमिलेशन, न्यूटन्स लॉ, कार्बन डेटिंग, ये सब हम करेंगे। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि रेडियम डिकम्पोज एट ए रेट प्रोपोर्शनल टू द प्रेजेंट, यानी जितना रेडियम अभी प्रेजेंट है उसी के प्रोपोर्शनल में रेडियम डिकम्पोज हो रहा है। डिकम्पोज का मतलब कम हो रहा है। तो इफ p% ऑफ द ओरिजिनल अमाउंट डिसअपीयर इन l ईयर्स, यानी जितना भी ओरिजिनल अमाउंट है उसमें से जो p% है वो कम हो रहा है कितने साल के अंदर, l ईयर्स के अंदर। तो यहाँ पर आपको जो वैल्यूज़ है ना वो नंबर्स में नहीं दी हुई है, ये एल पी इस तरह की फॉर्म में दी हुई है। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है कि ऐसे क्वेश्चन में यार क्या करेंगे कैसे करेंगे, तो सेम करने का तरीका हमारा वही रहेगा, ठीक है। ध्यान से समझना क्वेश्चन को। हाउ मच विल रिमेन एट द एंड ऑफ 2l ईयर्स, तो 2l ईयर्स के अंदर, यानी जहाँ पर l था यहाँ पर 2l कर दिया, तो 2l ईयर्स के अंदर कितना रेडियम रह जाएगा। अब यहाँ पर डिकम्पोज हो रहा है रेडियस, दैट मीन्स कम हो रहा है। कम हो रहा है तो उसका मतलब जब प्रोपोर्शनल का साइन हम हटाएंगे यहाँ पर, तो जो कांस्टेंट देते हैं ना उसको माइनस के लेना है आपको। जब भी कम होगा तो माइनस के लो। तो यहाँ पर आपको हम मान लेते हैं कि जो रेडियम इनिशियली प्रेजेंट है r मान लेते हैं, जैसे हम p मानते आ रहे थे क्वेश्चन में। यहाँ पर क्योंकि ऑलरेडी p% दिया हुआ है तो p दोनों मिक्सअप हो जाएगा, इसलिए r मान लो कि लेट r बी द रेडियम एट एनी टाइम t, एनी टाइम t। तो रेडियम डिकम्पोज हो रहा है, दैट मीन्स dr/dt इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेडियम प्रेजेंट। अभी जो प्रोपोर्शनल का साइन है इसको हम हटा देंगे तो हमारे पास बना dr/dt इज इक्वल्स टू -kr, क्योंकि डिकम्पोज हो रहा है, ठीक है। जहाँ भी कम होगा वहाँ पर -k ले लेना है आपको। अब इसको करने का तरीका आगे वही रहेगा जो अभी तक हम करते आ रहे हैं क्वेश्चन के अंदर। r को इधर ले आएंगे हम, dr/r -kt, इंटीग्रेट कर दो। बिल्कुल सेम तरीके से चलना है स्टार्टिंग में हर एक क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। dt लिखेंगे यहाँ पर k dt, अगले स्टेप में इंटीग्रेट करेंगे। अब इसको इंटीग्रेट करा तो वैसे ही बन गया यहाँ पर log r, इधर से आ गया -kt प्लस में c। अब इस c की वैल्यू निकालने के लिए हम स्टार्टिंग में लेके चलेंगे। स्टार्टिंग में कितना रेडियम था, तो क्या दिया हुआ है यहाँ पर, इफ p% ऑफ द ओरिजिनल अमाउंट, ओरिजिनल अमाउंट कितना नहीं दिया हुआ। जब नहीं दिया होगा तो हमें क्या लेके चल लेना है, इफ t इक्वल्स टू 0 देन r इक्वल्स टू r0, ठीक है। अगर कुछ नहीं दिया हुआ तो r0 लेके चलेंगे हम। अब यहाँ पर आप पुट कर दो log r0 इक्वल्स टू, ये तो 0 हो जाएगा, यानी c की वैल्यू आ जाएगी log r0। अब इस c की वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे तो इक्वेशन आपके पास बन गई log r इक्वल्स टू -kt प्लस में log r0। अब उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन में, कहता है इफ p% ऑफ द ओरिजिनल अमाउंट डिसअपीयर इन l ईयर्स, यानी टाइम जब l है तो p% जो है वो डिसअपीयर हो गया, यानी p% कम हो गया।
तो p परसेंट कितना बनेगा r का? r का अगर आप p परसेंट निकालोगे तो भाई कितना बना r का p परसेंट, r नॉट का, सॉरी, क्योंकि स्टार्टिंग में कितना था आपके पास r नॉट था, तो उसका p परसेंट निकालना है, यानी p अपॉन 100, तो ये बन गया। यानी इतना कम हो गया है, इतना कम हो गया है, तो रह कितना गया है वो लेना है आपको, ये नहीं लेना है। इतना कम हो गया, कम होने के बाद आपके पास कितना रह गया? अगर टाइम हम ले रहे हैं l ईयर्स, टाइम l है, तो r की वैल्यू कितनी हो जाएगी? जो ओरिजिनल था हमारे पास r नॉट था, उसमें से इतना कम हो गया, यानी p r नॉट बाय 100। यहाँ से आप r नॉट कॉमन निकाल सकते हो, इसको लिख लो 1 माइनस पी अपॉन में 100। यानी कम होने के बाद l ईयर्स के अंदर कम होने के बाद इतना आपके पास रेडियम बचा हुआ है, तो आपको इसको लेना है पूरे को, खाली उसको नहीं रखना, ये चीज़ ध्यान रखना। तो अब यहाँ पर r की जगह पर आप ये पुट करेंगे, लॉग r नॉट 1 माइनस पी अपॉन में 100 इक्वल्स टू माइनस के, t की जगह रख देंगे l प्लस में लॉग r नॉट। अब जैसे हम बाकी क्वेश्चंस में करते आ रहे हैं, लॉग r नॉट को इधर ले आओ, माइनस होगा, माइनस होके इसके साथ प्रॉपर्टी बनेगी, प्रॉपर्टी बनेगी तो उसके साथ क्या हो जाएगा? लॉग r नॉट 1 माइनस पी अपॉन में 100 डिवाइडेड बाय r नॉट इक्वल्स टू माइनस के एल। अब यहाँ से ये कैंसिल हो गया, तो माइनस के की वैल्यू निकाल लो, l को इधर लाएंगे तो आ जाएगा 1 अपॉन एल लॉग 1 माइनस पी अपॉन में 100। ये वैल्यू आ गई आपकी माइनस के की, ठीक है। अब ये कहता है कि भाई हाउ मच विल रिमेन एट द एंड ऑफ 2l ईयर्स। अगर 2l, ठीक है, 2l ईयर्स के अंदर कितना अमाउंट रह जाएगा रेडियम का, यानी टाइम आपको दे रखा है, टाइम दे रखा है 2l ईयर्स। अब आपसे यहाँ पर रेडियम पूछ रहा है कि ये कितना रह जाएगा, तो यहाँ पर आप r की जगह तो आपको निकालना है, तो यहाँ पर हम वैल्यू डालेंगे वापस लॉग r को, माइनस के की वैल्यू हमने निकाल ही रखी है, 1 अपॉन में l, 1 अपॉन l लॉग 1 माइनस पी अपॉन में 100 इंटू में क्या t, t कितना है यहाँ पर? t है 2l प्लस में लॉग r नॉट। अब यहाँ पर देखो ये l जो है इस l से कैंसिल हो जाएगा। अब ये जो टर्म्स है इसको हम ऐसे लिख लेते हैं, इसको हम ऐसे लिख लेते हैं भाई, लॉग r इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ लॉग 1 माइनस पी अपॉन 100, लॉग 1 माइनस पी अपॉन में 100 प्लस में लॉग r नॉट, ठीक है। इस तरह से हमने लिख लिया। अब यहाँ पर हमारे पास, चलिए अब यहाँ पर एक काम करते हैं, लॉग की प्रॉपर्टी लगाने के लिए आपको ये वाली जो टर्म है इसको यहाँ से हटाना पड़ेगा, इसको पावर में लेके जाना पड़ेगा। यानी यहाँ पर हम प्रॉपर्टी ये वाली यूज़ कर रहे हैं, a लॉग b जो होता है हमारे पास, ये किसके बराबर हो जाता है? लॉग b की पावर a। तो इस 2 को यहाँ से हटाएंगे तो ये हमारे पास बन गया लॉग r इक्वल्स टू लॉग 1 माइनस पी अपॉन में 100 की पावर 2 प्लस में लॉग r नॉट। अब यहाँ पर log a प्लस log b की प्रॉपर्टी लगा दो, जैसे अब तक यहाँ माइनस की लगाते आ रहे हैं वहाँ पर प्लस की लगानी पड़ेगी, और जब प्लस की लगाते हैं तो क्या करते हैं, दोनों को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, दोनों आर्ग्यूमेंट होते हैं इसके मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो ये आ जाएगा log r इक्वल्स टू log 1 माइनस पी अपॉन में 100 का होल स्क्वायर इंटू में r नॉट। तो यहाँ पर लॉग लॉग दोनों कट जाएंगे, मतलब ये काटना मत, इसे काट दोगे ना नंबर भी कट जाएंगे, बता रहा हूँ, काटना नहीं है, कंपेयरिंग करते हैं, क्योंकि लॉग जो है ना मैथमेटिक्स में LOG ये कुछ नहीं होता, ठीक है। ये तो लॉग LOG का मतलब ये इंग्लिश का वर्ड बन जाता है, तो काटना नहीं है इसको, ठीक है, सिर्फ कंपेयरिंग करेंगे तो मतलब यहाँ से आप r की जो वैल्यू है वो निकाल देंगे, r इक्वल्स टू 1 माइनस पी अपॉन में 100 स्क्वायर इंटू में r नॉट। तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा कि 2l ईयर्स के अंदर जितना आपके पास इनिशियली प्रेजेंट था रेडियम, उसका इतना टाइम्स जो है अब आपके पास बचेगा। सिर्फ ये इस तरीके से, इस जब नंबर्स आपको नहीं दे रखे होंगे तो इस तरीके से अपने आंसर को निकालो और इस तरीके से आपकी ये वैल्यू आ जाएगी। एक क्वेश्चन और लेते हैं हम इसी तरीके का, जहाँ पर कुछ डिकम्पोज हो रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है 30% ऑफ ए रेडियो एक्टिव सब्सटेंस डिसअपीयर्ड इन 10 डेज।
यानी जितना रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है, ठीक है, उसका 30% जो वो डिसअपियर हो जाएगा 10 दिन के अंदर। हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर 90% ऑफ इट टू द डिसअपियर? तो 90% डिसअपियर होने में कितना टाइम लगेगा? तो यहाँ भी जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है ना वो डिसइंटीग्रेट हो रहा है, मतलब कम हो रहा है। तो सेम उसी तरीके से स्टार्ट करेंगे। स्टार्टिंग में हम मान लेते हैं कि जो रेडियम है, जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है वो R है, यहाँ पर R ले लेते हैं, और स्टार्टिंग में R0 है, वैसे हम लेके चलेंगे किसी पर्टिकुलर टाइम पर R है। नहीं, जैसे पिछला क्वेश्चन स्टार्ट किया था वैसे ही आप स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर आपको दे रखा है कि अब यहाँ पर देखो ये चीज़ नहीं दे रखी है, इसने कहा है कि 30% ऑफ ए रेडियो एक्टिव सब्सटेंस डिसअपियर्ड इन 10 डेज, हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर 90% ऑफ इट टू द डिसअपियर। अब यहाँ पर इसने ऐसा कुछ नहीं दिया कि भाई इसके प्रोपोर्शनल में होगा, लेकिन अगर जहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं दिया हुआ, कोई परसेंटेज भी आपको नहीं दी है कि इस परसेंट से डिक्रीज हो रहा है, तो हम अंडरस्टूड उसको लेके चलेंगे, बाय डिफ़ॉल्ट उसको लेके चलेंगे कि जितना वो प्रेजेंट है उसी के हिसाब से वो डिसअपियर हो रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन में जहाँ पर ना दिया हो, कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, तो आप बिल्कुल इसको वैसे स्टार्ट करेंगे कि dr/dt डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट प्रेजेंट एट एनी टाइम t। अब यहाँ पर सेम फिर वही ये हटाएंगे आप, तो माइनस में आ जाएगा आपके पास -kr, r को इधर लेकर आएंगे। ये वाले स्टेप तो मेरे ख्याल अब तक आपको अच्छी तरह से रट गए होंगे कि कैसे आपको करना है। इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेट करने के बाद आ जाएगा यहाँ पर log r, इधर से आ जाएगा -kt प्लस में c। अब c की वैल्यू निकालेंगे, स्टार्टिंग में कितना रेडियम है नहीं हमको दे रखा, तो वही 0 लेंगे, if t इक्वल्स टू 0, तो r आ जाएगा आपके पास r0, तो ये बन गया आपके पास log r0 इक्वल्स टू, ये 0 आ जाएगा प्लस में c की वैल्यू ये आ गई, तो आपके पास अब इक्वेशन आ गई log r इक्वल्स टू -kt प्लस में log r0। अब इसके बाद ये कहता है कि भाई 30% ऑफ द रेडियो एक्टिव सब्सटेंस डिसअपियर्ड इन 10 डेज, यानी 10 दिनों के अंदर 30% कम हो जाएगा। तो अब यहाँ पर क्या बना कि अगर आपके पास t जो है वो 10 है, 10 दिन है, तो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस जितना था उसका 30% कम हो रहा है, तो कितना हो गया, r की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, इतना तो था उसमें से, इसमें से इसका 30% कम हो रहा है, 30% ऑफ r इतना कम हो रहा है, तो यहाँ से कैंसिल करोगे आप 10 - 3 यानी 7/10 r इतना रह गया। ठीक है, अगर टाइम 10 है, 10 दिन है, तो 10 दिन के बाद रेडियो एक्टिव सब्सटेंस हमारे पास इतना रह गया। तो अब यहाँ पर आप इस वैल्यू को इधर पुट करेंगे, तो ये बन जाएगा आपके पास log r log 7/10 r log 7/10 r0 इक्वल्स टू माइनस t की जगह हम पुट कर देंगे 10 प्लस में log r0। अब यहाँ से k की वैल्यू निकालनी है, तो आप इसको इधर ले आओ क्योंकि ये माइनस में है, ठीक है, इसको इधर ले आओ, यानी आ जाएगा -10k, सो इधर आके प्लस ही हो जाएगा +10k, और इसको आप उस साइड ले जाओ, तो ये बन जाएगा log r0 माइनस log 7/10 r0। अब यहाँ पर वही माइनस वाली प्रॉपर्टी आप लगाओगे, तो ये बन जाएगा log r0 डिवाइडेड बाय 7/10 r0। तो ये r0 से r0 कट जाएगा, 10 ऊपर चला जाएगा, k की वैल्यू आ जाएगी 1/10 log 10/7। अब ये कहता है कि भाई हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर 90% ऑफ इट टू डिसअपियर। ये अगर 90% डिसअपियर हो जाएगा तो इसको टाइम कितना लगेगा, यानी r की वैल्यू ये क्या कह रहा है, r की वैल्यू कह रहा है कि भाई जितना ओरिजिनल था ना उसमें से 90% ये कम हो जाएगा। तो 90% कम होने के बाद ये कितना बचेगा आपके पास, 10 - 9 यानी 1/10 r0 बचेगा। तो ये इतना जब बचेगा तो टाइम कितना लगेगा ये आपको बताना है। तो आपको r की जगह ये लेना है 1/10 r0 log 1/10 r0, उसके बाद इक्वेशन में है -kt, तो k की वैल्यू आपके पास ये आ गई -1/10 log 10/7 इंटू में t तो आपको फाइंड करना है, और प्लस में है log r0। तो अब यहाँ से फिर हम यही काम करते हैं, इस वाली वैल्यू को उधर ले आते हैं, इसको उधर ले जाते हैं, तो ये बन गया आपके पास 1/10 log 10/7 इंटू में t इक्वल्स टू में log r0 माइनस log 1/10 r0।
तो यहाँ पर log log दोनों को इकट्ठा करो आप, तो ये आ जाएगा आपके पास log r0 डिवाइडेड बाय 1/10 r0, फिर इससे कैंसिल। अब ये वाली टर्म पूरी की पूरी इधर चली जाएगी, इधर बचेगा आपके पास log 10। तो t की वैल्यू क्या आएगी, log 10 तो इधर है ही, ये जो log 10/7 है ये नीचे आएगा और 10 क्रॉस मल्टीप्लाई होके ऊपर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा log 10/7। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, ये क्वेश्चन है हमारे पास न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग का। अब न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग के जो क्वेश्चंस होंगे वो आपको पहचान में कैसे आएंगे कि वे इस तरह के क्वेश्चंस होंगे कि आप एक चाय लेकर आए या दूध लेकर आए गर्मा गर्म, या फिर आप कोई और चीज़ लेकर आए, रोटी लेकर आए या कुछ भी, मतलब कुछ भी आप एक चीज़ लेकर आए गर्मा गर्म, वो आपने एक रूम टेम्परेचर पर रखी, तो रूम टेम्परेचर पर रखने के बाद इतने घंटे में इतनी ठंडी हो रही है, इतने घंटे में कितनी ठंडी हो जाएगी, ये आपको बताना है। तो इस तरह का जो भी क्वेश्चन है, क्योंकि टेम्परेचर वहाँ पर कम हो रहा है, टेम्परेचर कम हो रहा है मतलब जो कांस्टेंट होता है वहाँ पर भी हमें माइनस के ही लेना है। तो अब यहाँ पर लेकिन एक चीज़ और इफेक्ट डालेगी, जो रूम का जो टेम्परेचर होता है वो हमारे पास क्या है। तो यहाँ जो रूम का टेम्परेचर है उसको मान के चलेंगे हर क्वेश्चन के अंदर, आप ए मान लो, हर क्वेश्चन के अंदर आप क्या लेके चलो भाई, लेट ए बी द टेम्परेचर ऑफ रूम या टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग। ठीक है, और जो भी सब्सटेंस वहाँ पर दे रखा होगा, जो भी चीज़ वहाँ पर दे रखी होगी, जैसे यहाँ पर क्या है, केक है, उस केक का टेम्परेचर मान लेते हैं कैपिटल टी, एंड टेम्परेचर ऑफ केक इज कैपिटल टी डिग्री सेल्सियस एट एनी टाइम टी। ये वाला जो टी है टाइम के लिए, ये टेम्परेचर के लिए। अब ये जो तीन चीज़ें, इन तीन चीज़ों से आपके हर एक क्वेश्चन में जो भी न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग का क्वेश्चन बनेगा, उसमें क्या होगा कि जो टेम्परेचर है वो डिक्रीज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, डिक्रीज हो रहा है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कि, अब यहाँ पर जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में आप लोगे, जो उसका टेम्परेचर इस पर्टिकुलर टाइम पर दे रखा है टी, उसमें से आपको रूम टेम्परेचर माइनस कर देना है। जो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग है ये उसका प्रिंसिपल होता है कि जो किसी भी चीज़ का टेम्परेचर होता है, उस टेम्परेचर में से जो सराउंडिंग का टेम्परेचर है वो आप माइनस करोगे, उसके बाद फिर आप रेट ऑफ चेंज निकालोगे। ठीक है, बहुत ज़्यादा मैं डीप में इसमें नहीं जा रहा हूँ कि ये क्यों होता है। ये अगर जानना है आपको तो जो रेगुलर वीडियोज़ है हमारे, उसमें न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग डिटेल में समझाया हुआ है। अगर वो समझने का मन है तो आप वहाँ पर चले जाओ। अभी मैं सिर्फ क्वेश्चन पर फोकस कर रहा हूँ कि आपको हर एक क्वेश्चन में लिखना यहाँ पर यही है। अब यहाँ पर जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसका साइन आप हटाओगे तो ये बन जाएगा आपके पास डी टी अपॉन में डी अल्फ़ा, क्योंकि टी, अभी अल्फ़ा को हटाओगे क्योंकि टेम्परेचर कम होता जाएगा, तो आपको यहाँ लिखना है माइनस के टी माइनस, अभी जो रूम टेम्परेचर है वो आपको दे रखा है यहाँ पर 75 डिग्री, यहाँ फ़ारेनहाइट में है, वहाँ पर हमने सेल्सियस लिख दिया तो फ़ारेनहाइट ही लिखना। क्वेश्चन में फ़ारेनहाइट है तो फ़ारेनहाइट लिखो, टेम्परेचर सेल्सियस में दिया है तो सेल्सियस में लिखो। तो यहाँ पर आ गया आपके पास 75। अब आगे अपना क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे हम। बाकी जो चीज़ें सब कुछ वैसे ही चलेंगी, बस स्टार्टिंग में बस ये चीज़ डिफरेंट होती है, इसको ध्यान रखना कैसे लिखना है, बाकी सब चीज़ हम वैसे ही चलाएंगे। अब उसके बाद क्या करेंगे, t माइनस 75 को इधर लेकर आएंगे हम, और इसको dt को इधर लेके जाएंगे, इंटीग्रेट करेंगे जैसे नॉर्मली करते आ रहे हैं। अब यहाँ पर क्योंकि t के साथ 75 भी है, तो जब इंटीग्रेट करोगे आ जाएगा log t माइनस 75, और यहाँ आ जाएगा माइनस के टी प्लस में c। ठीक है, उसी तरीके से चलेगा, बिल्कुल आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बस यहाँ पर साथ में ये चीज़ आती जाएगी। अब यहाँ पर स्टार्टिंग में देखो कि जब आपने ओवन से केक निकाला तो उसका टेम्परेचर कितना था, तो टेकन फ्रॉम एन ओवन व्हेन इट्स टेम्परेचर हैज़ रिकॉर्डेड 185 डिग्री फ़ारेनहाइट। जब आपने ओवन से केक निकाला तो उसका जो टेम्परेचर है वो 185 डिग्री है, यानी टाइम जब हमारा 0 है, यानी इफ़ t इक्वल्स टू 0, तो जो टेम्परेचर है वो है 185 डिग्री। अब आपको यहाँ पर पुट करना है, ये लॉग आ गया आपके पास 185 माइनस 75 इक्वल्स टू, ये तो 0 हो जाएगा, यानी c की वैल्यू आ जाएगी आपके पास log 110। अब इस वैल्यू को आप यहाँ पर पुट कर दो, ये इक्वेशन आपकी बन गई। अब इसी को हमें लेते हुए चलना है, log t माइनस 75 इज इक्वल्स टू माइनस
के टी प्लस में 110, सॉरी log 110, तो ये आ गया log 110। अब उसके बाद आगे चलो कि आपने केक निकाला, केक निकालने के बाद आपने टेबल पे रख दिया जिसका रूम टेम्परेचर इतना है। इफ़ द टेम्परेचर ऑफ द केक इज़ 150 डिग्री फ़ारेनहाइट आफ्टर हाफ एन आवर, यानी आधे घंटे के बाद। अब आधे घंटे के बाद यहाँ पर जो टाइम है ना आपका वो सारा देखो, यहाँ भी मिनट में है और यहाँ जो आर है ना उसको भी आप मिनट में कर लो। यहाँ पर हमने अभी टाइम की कोई ऐसी स्पेसिफिक यूनिट ली नहीं है, स्टार्टिंग में आपको कुछ दिया नहीं है, सारा कुछ आवर्स में हो तो आवर्स में ले लो, मिनट में है तो मिनट्स में ले लो। और मिनट्स में यहाँ रखना आपको ठीक रहेगा क्योंकि यहाँ भी आपको मिनट में ही निकालना है। अगर यहाँ आर में निकालना होता तो आर में रख लेते। तो इस चीज़ का यूनिट का ध्यान रखना क्या आपको लेनी है। ये कह रहा है कि अगर टी की वैल्यू हाफ एन आवर का मतलब हो गया 30 मिनट, तो टेम्परेचर जो है हमारा वो कितना हो रहा है, 150 डिग्री हो रहा है। तो अब यहाँ पर आप टी की जगह 150 रख दो, लॉग टी की जगह आ गया 150, 150 माइनस 75 इक्वल्स टू माइनस के, टी की जगह आ गया 30 प्लस में log 110। यहाँ से हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास log, इसमें से इसको माइनस करोगे ये आ जाएगा 75 और इधर से आ गया आपके पास माइनस 30 के प्लस में log 110। अब यहाँ से k की वैल्यू निकालने के लिए इसको आप इधर ले आओ, log 75 अपॉन में 110, इधर आके माइनस होगा, माइनस होके प्रॉपर्टी लग जाएगी और यहाँ से आ जाएगा माइनस 30 के। ठीक है, अब ये इसको कैंसिल कर लो आप, 5 से कैंसिल करोगे आ जाएगा 15 अपॉन में 22। अब ये 15 को अगर आप 22 से डिवाइड करोगे ना तो आपके पास ये बनेगा 0.6818, तो ये आ जाएगा log 0.6818। और ये जो यहाँ से 30 है ना, इस 30 को आप इधर ले आओगे नीचे, 1/30 इक्वल्स टू माइनस के। माइनस को इधर ही रहने दो क्योंकि आपको जो वैल्यू पुट करनी है ना वो माइनस के की ही करनी है, तो सीधा हम उठा के ये वाली वैल्यू पुट कर देंगे। अब आगे कहता है कि यहाँ क्वेश्चन के अंदर व्हाट इज़ द टेम्परेचर आफ्टर 45 मिनट, यानी स्मॉल टी की वैल्यू अगर 45 है तो कैपिटल टी की वैल्यू क्या होगी ये आपको फाइंड करना है। तो वापस यहाँ पर आ जाते हैं हम, ये बन जाएगा आपके पास log t माइनस 75 इक्वल्स टू माइनस के की जगह आप ये वैल्यू पुट कर दो सीधा, 1/30 log 0.6818 और इनटू में टी की जगह आ जाएगा 45 और प्लस में आ गया log 110। अब यहाँ से देखो 15 से ये कैंसिल हो गया, 15 से ये कैंसिल हो गया, तो ये बनेगा आपके पास 3/2 log t माइनस 75 इक्वल्स टू 3/2 log 0.6818 प्लस log 110। अब यहाँ पर भी देखो log में है, यहाँ भी log में है, दोनों में log की प्रॉपर्टी लग सकती है, लेकिन पहले 3/2 को तो हटाना पड़ेगा ना। इस 3/2 को हटाने के लिए क्या करो, उसको पावर में ले जाओ, तो ये कैसे बन जाएगा आपके पास, ये आ जाएगा log t माइनस 75 log 0.6818 इसकी पावर 3/2 प्लस में log 110। अब यहाँ पर log a प्लस log b की प्रॉपर्टी लगा दो प्लस वाली, तो दोनों log को हम इकट्ठा कर देंगे, तो ये log जैसे पिछले क्वेश्चन में भी किया था हमने, तो ये आ गया आपके पास 0.6818, इसकी पावर 3/2 की जगह मैं 1.5 ही लिख देता हूँ, इनटू में 110, तो यहाँ log दोनों खत्म हो जाएंगे, रह जाएगा t माइनस 75 इक्वल्स टू, इसकी जो वैल्यू है इसकी वैल्यू है 0.5630 इनटू में 110। अब इस 75 को आप इधर लाओगे तो t की वैल्यू आपकी बन जाएगी, इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ गया 003, 3 + 6 9, 5 + 6 11, 5 + 1 6, डेसिमल आ जाएगा आपका 4 प्लेस के बाद, प्लस में आ गया 75, तो t की वैल्यू बन गई हमारे पास 0.93, 5 + 1 6, 9 7 + 6 यानी 136.93 यानी अप्रोक्सीमेट 137 डिग्री फ़ारेनहाइट।
तो बच्चों इस क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर कहता है कप ऑफ कॉफी एट टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस इज प्लेस्ड इन ए रूम हुज टेम्परेचर इज 15 डिग्री सेल्सियस। ये डिग्री का साइन है यहाँ पर, ये ठीक है, ऊपर होना चाहिए था थोड़ा सा, ये 1000 नहीं है, यहाँ पर ये 100 डिग्री है। तो यहाँ पर सब जगह ये डिग्री है, थोड़ा प्रिंटिंग में गड़बड़ हो रखी है। तो अब यहाँ पर कह रहा है कि भाई 100 डिग्री सेल्सियस है एक कॉफ़ी का टेम्परेचर और रूम टेम्परेचर आपको दिया हुआ है 15। तो जैसे पिछला क्वेश्चन हमने स्टार्ट किया था न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग का, सेम उसी तरीके से स्टार्ट करना है कि यहाँ पर जो टेम्परेचर है आपके पास dt/dt डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t - a की वैल्यू आपको यहाँ पर 15 दी हुई है, ठीक है। फिर वो प्रोपोर्शनल का साइन आप हटाओ, प्रोपोर्शनल का साइन हटाओगे आ जाएगा -k t - 15। अब यहाँ से देखो आपके पास, इसको अब इंटीग्रेट करेंगे, सेम वही प्रोसीजर आपको यूज़ करना है अभी तक। तो इसको इंटीग्रेट किया, इसको इंटीग्रेट कर देते हैं। तो इंटीग्रेट करके ये आ गया आपके पास log t - 15 इक्वल्स टू -kt प्लस में c। अब यहाँ पर आपको ये गिवन में e की पावर 5k दिया हुआ है, तो यानी आप क्वेश्चन को e की पावर में लेके जा रहे हो। जैसे पिछला हमने क्वेश्चन करा, log में लेकर भी आप कर सकते हो, e में लेकर भी कर सकते हो। e में कैसे करेंगे ये मैं आपको समझा रहा हूँ। यहाँ से log को हटा दो, log को हटाएंगे उधर लेके जाएंगे तो e में कन्वर्ट हो जाएगा ये। तो t - 15 इक्वल्स टू e की पावर -kt, ये सारा का सारा पावर में हो जाएगा। जब भी log उधर जाता है तो जितनी भी टर्म उधर होती है वो सारी की सारी पावर में लेके चले जाओ। अब ये पावर में लेके जाएंगे तो यहाँ पर e की पावर -kt आप इसको अलग कर दो और e की पावर c को अलग कर दो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट लगाकर। अब ये e की पावर c ये कांस्टेंट है, यहाँ भी x नहीं है, यहाँ भी x नहीं है, यहाँ भी t नहीं है, यहाँ भी t नहीं है, तो कांस्टेंट है। तो इसको मान लो आप लैम्डा, तो ये बन जाएगा t - 15 इक्वल्स टू लैम्डा इंटू में e की पावर -kt। ये -15 को इधर लेकर आए तो हमारे पास जो इक्वेशन है वो ये तैयार हो गई कि 15 प्लस में लैम्डा e की पावर -kt। अब यहाँ पर ये जो लैम्डा और k आ रहा है इसकी वैल्यू निकालेंगे। लैम्डा की वैल्यू निकालने के लिए वो स्टार्टिंग वाला टेम्परेचर लेके चलेंगे कि जब हमने कॉफ़ी बनाई तो उसका टेम्परेचर कितना था, 100 डिग्री सेल्सियस था। तो यहाँ पर अब लेके चलो कि t अगर 0 है तो लैम्डा आपके पास, लैम्डा नहीं सॉरी, जो टेम्परेचर है वो कितना हो जाएगा। अगर t 0 है तो टेम्परेचर हो जाएगा आपके पास 100। तो यहाँ पर टेम्परेचर की जगह आप 100 पुट करो, 15 प्लस में लैम्डा e की पावर हो जाएगी ये 0। तो यहाँ से इसको माइनस करोगे आपके पास लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी 85। तो इस लैम्डा की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो इक्वेशन आपके पास अब ये बन गई 15 प्लस में 85 e की पावर -kt। अब इस k की वैल्यू निकालने के लिए आगे उसने बोला कि जो टेम्परेचर है वो 5 मिनट के अंदर 60 डिग्री हो जाता है। यानी कैपिटल T अगर 60 डिग्री आ गया तो स्मॉल t हो जाएगा आपके पास 5। अब इसको आप यहाँ पर प्लस पुट करोगे तो ये आ गया आपके पास 85 e की पावर -5k। तो अब यहाँ से 15 को यहाँ लाओगे 45 हो जाएगा, 85 e की पावर -5k आ रहा है तो e की पावर, इसको माइनस को आप बना लो प्लस, प्लस बनाने के लिए रेसिप्रोकल कर लो। तो ये बन गया आपके पास 45 इक्वल्स टू में 85 अपॉन में e की पावर 5k। तो e की पावर 5k की वैल्यू निकाल लेते हैं, इसकी हमें आगे ज़रूरत पड़ेगी। तो 85 अपॉन में 45, तो 5 से हम इसको काटते हैं, 17 अपॉन में 9। हालांकि ये वैल्यू हमें क्वेश्चन में दे रखी है लेकिन हमने यहाँ से भी निकाल ली, ऐसे भी निकाल सकते हो आप। अगर नहीं निकाल सकते यहाँ पर तो वैल्यू मतलब कुछ ना कुछ आपको ऐसा दे रखा होगा, अगर यहाँ से पॉसिबल नहीं होती तो फिर आप ये वाली वैल्यू यहाँ पर यूज़ कर लो। लेकिन यहाँ तो हमारी ऑलरेडी निकल ही गई, ये तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब उसके बाद आगे चलते हैं, कहता है कि फाइंड दिस टेम्परेचर आफ्टर ए फर्दर इंटरवल ऑफ 5 मिनट, यानी आगे के 5 मिनट और, पहले 5 मिनट हो चुके हैं, अगले 5 मिनट के बाद आपने चाय रख दी है, कॉफ़ी रख दी है 5 मिनट के लिए, फिर आगे 5 मिनट और वेट करो, सर थोड़ी सी और ठंडी हो जाए फिर आराम से पिएंगे। तो यानी जो पहले 5 मिनट थे उसमें तो टेम्परेचर आपका डाउन होकर 60 हो गया, अगले 5 मिनट में कितना टेम्परेचर डाउन होगा, तो स्टार्टिंग के हिसाब से हम करेंगे तो जो स्मॉल टी है ना वो आपको लेना है 10 ना कि 5। पहले 5 मिनट तो हो चुके हैं, 5 मिनट और आपको आगे रखनी है, तो स्मॉल टी आ गया 10। अब यहाँ पर टेम्परेचर कितना होगा ये आपको फाइंड करना है। तो यहाँ से अब वैल्यू पुट करोगे, यहाँ पर आप वैल्यू पुट करो, टी की जगह तो आपको निकालना है 15 प्लस में 85 और ई की पावर, यहाँ पर के की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है कितनी, हमें टी की जगह रखना है ई की पावर -k
इंटू में 10, तो यहाँ पर e की पावर ये -10k हो गया। अब इस 10k को मैं कैसे यूज़ कर लेता हूँ, 10k को मैं लिख लेता हूँ e की पावर -5 इंटू में 2, क्योंकि मेरे पास e की पावर 5 की वैल्यू है, ये 85 है, इसको मैं लिख लेता हूँ ऐसे e की पावर -5k फिर इसकी होल पावर 2, क्योंकि पावर की पावर क्या होगी, आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो e की पावर -5k की वैल्यू आप पुट कर दो, यानी आप सीधा उठाकर 9/17 पुट कर दो। 17/9 किसकी वैल्यू थी, e की पावर +5k की थी। यहाँ पर हमें ज़रूरत पड़ रही है e की पावर -5k की, तो रेसिप्रोकल करना है बस। तो यहाँ पर उठा के आप रेसिप्रोकल कर दो, तो ये आ जाएगा आपके पास t इक्वल्स टू 15 प्लस में 85। अब इसका रेसिप्रोकल आप पुट करोगे तो आ जाएगा 9/17 और इसकी पावर आ जाएगी 2। समझ में आ गई ना बात। यहाँ पर e की पावर 5k की वैल्यू 17/9 है, हमें ज़रूरत पड़ी e की पावर -5k की। आप चाहते तो यहाँ से सीधी e की पावर -5k की वैल्यू भी निकाल सकते हो, 45/85। अब उन दोनों को आप काटोगे तो 9/17 आ जाएगा, वो आप यहाँ पर पुट कर लोगे और अब आपको बस इसको सिंप्लीफाई करना है। तो ये हो जाएगा 85 इंटू में 9 इंटू 9 और नीचे है 17 इंटू 17। तो भाई 17 से एक बार तो ये कैंसिल हो गया, और तो कैंसिल होगा नहीं, तो ये बनेगा 15 प्लस ये आ जाएगा 9 9 81 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, आ जाएगा 5 1 जा 5 5 8 जा 40। तो 405 को 17 से कर लो डिवाइड और उसमें 15 कर दो ऐड। तो 405 को हम 17 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास देखो क्या बनता है, 17 1 जा 17 2 जा 34, माइनस करेंगे 6 आ गया, 17 3 जा 51, 5 - 1 4, 6 - 5 1, 0 उतारेंगे डेसिमल आ जाएगा। अब 17 6 जा 102, 17 7, 17 8, 8 पे देखो कितना जाएगा, 17 8 जा 8 7 जा 56, 8 + 1 5 13, तो 23.8 समथिंग आ रहा है। तो ये बन जाएगा आपके पास 15 प्लस में 23.8, इन दोनों को ऐड करोगे ये आ जाएगा आपके पास 38.8 डिग्री सेल्सियस। तो ये आपका टेम्परेचर आ जाएगा कितने मिनट के बाद, अगले 5 मिनट, यानी टोटल मिलाकर 10 मिनट के बाद आपकी जो कॉफ़ी है इस टेम्परेचर की हो जाएगी। अब आप पी सकते हो। ज़्यादा ठंडी करोगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, उससे बढ़िया तो कोल्ड कॉफ़ी बनवा लेते, वो ठीक रहता। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, यहाँ पर आपको दिया हुआ है कि द अमाउंट ऑफ रेडियो कार्बन प्रेजेंट आफ्टर टी ईयर इज गिवन बाय दिस। यहाँ पर इक्वेशन आपको ऑलरेडी दी हुई है, इक्वेशन आपको ऑलरेडी दी हुई है, बनाने की ज़रूरत नहीं है। a = a0 एक्सपोनेंशियल फॉर्म में दे रखी है -log2 अपॉन में 5700 इंटू में t, ये ऑलरेडी आपको दी हुई है। यहाँ पर a0 क्या है, इज़ द अमाउंट प्रेजेंट इन द लिविंग प्लांट एंड एनिमल्स। जो a0 है वो मतलब इनिशियल जो है हमारे पास जो भी आपके पास यहाँ पर रेडियो कार्बन प्रेजेंट है वो आपको दे रखा है। कह रहा फाइंड द हाफ लाइफ ऑफ रेडियो कार्बन, जितना रेडियो कार्बन है उसकी जो हाफ लाइफ है वो कितनी होगी, ये आपको बताना है। ठीक है, हाफ लाइफ का मतलब हो गया कि इफ़ a = a0/2, तो इसमें आपको टाइम बताना है। टाइम मेरे ख्याल यहाँ पर लिखना रह गया है, तो आपको टाइम बताना है कि हाफ लाइफ कब होगी। तो उसके लिए हम यहाँ a की जगह a0/2 ले लेते हैं। तो ये a0/2 a0 e की पावर -log2 अपॉन में 5700 इंटू में t। a0 से देखो a0 कैंसिल हो गया, यहाँ पर रह गया आपके पास 1/2 इक्वल्स टू e की पावर -log2 अपॉन में 5700t। अब जैसे यहाँ पर e है तो इस e को हटाने के लिए हम log का यूज़ कर लेते हैं। तो इस e को जब आप इधर लेकर आओगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा log में, तो ये बन जाएगा log 1/2 और यहाँ रह जाएगा आपके पास -log2 5700 अपॉन में t। ठीक है, जब log को इधर लेके जाते हैं e में हो जाता है, जब e को यहाँ से हटाओगे तो इधर जाके log में हो जाएगा। तो ये जो log 1/2 लिखा है, इस log 1/2 को आप -log2 भी लिख सकते हो। log की प्रॉपर्टी होती है कि अगर आप रेसिप्रोकल करोगे तो माइनस का साइन आ जाता है। अब ये माइनस का साइन लाने का हमारा मकसद बस यही था कि यहाँ से माइनस माइनस भी कैंसिल हो जाए, log 2 भी कैंसिल हो जाए, तो आपके पास ये सारा का पोर्शन कैंसिल हो गया। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो t की वैल्यू आ जाएगी 5700 ईयर्स, यानी इतने साल के अंदर जो रेडियो कार्बन है उसकी जो अमाउंट है वो आधी रह जाएगी।
अब आगे कहता है कि चारकोल फ्रॉम एन एंशियंट pit is contained 1/4 of the carbon 14 found in the living sample of same size, estimate the age of charcoal। यहाँ पर भी आपको अब टी निकालना है, बस फ़र्क क्या कर दिया कि अब यहाँ पर जो क्वांटिटी है वो कितनी रह गई है, क्वांटिटी रह गई है 1/4 ऑफ द कार्बन, यानी जितना कार्बन था उसकी 1/4 रह गई है। तो इस केस में क्या आ जाएगा कि ए की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, A0/4। स्टार्टिंग में जितना कार्बन था उसका 1/4 रह गया। तो सेम इसी की तरह करना है, बस A0/2 की जगह A0/4 आपको लेके चलना है। तो यहाँ पर आपके पास ये बन जाएगा A0/4 इक्वल्स टू A0 e की पावर -log2 अपॉन 5700 इंटू में टी। वही A0 से A0 कैंसिल हो जाएगा, ये आएगा 1/4 इक्वल्स टू e की पावर -log2। सेम बिल्कुल उसी तरीके से चलना है आपको। तो यहाँ पर आ जाएगा log 1/4, यहाँ आ गया -log2। अब जैसे हमने यहाँ पर log 1/2 को -log2 लिखा था, यहाँ पर लिख सकते हैं -log4। अब इस माइनस से माइनस तो आप कैंसिल ऐसे कर दोगे, लेकिन अब log4 है, यहाँ log2 है, तो log4 को भाई ऐसे लिख सकते हो ना आप, log2 की पावर 2। अब log की प्रॉपर्टी लगाएंगे तो ये पावर आपकी आगे आ जाएगी, आ जाएगा 2 इंटू में log2 इक्वल्स टू log2 अपॉन 5700 इंटू में t। log2 से log2 कैंसिल, t की वैल्यू आ जाएगी 2 इंटू दिस, यानी 10,400 ईयर्स। इतने सालों के अंदर जो रेडियो कार्बन है वो 1/4 रह जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। 11,400, अच्छा मल्टीप्लाई में वही गड़बड़ होगी, 2 7 जा 14, 2 5 जा 10 प्लस 1 11, 11,400। ठीक है, मल्टीप्लाई सही से कर लेना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, ये क्वेश्चन मैंने लिया है अब कि किसी के कमेंट के हिसाब से लिया है। किसी बच्चे ने कमेंट किया था सर एमएल का लास्ट क्वेश्चन ज़रूर करवा देना, तो ये एमएल का लास्ट क्वेश्चन है थी। तो इसमें कहता है कि एज्यूम दैट ए स्फेरिकल रेन ड्रॉप इवेपोरेट एट ए रेट प्रोपोर्शनल टू इट्स सरफेस एरिया। यानी यहाँ पर जो एक रेन ड्रॉप है, रेन ड्रॉप स्फेरिकल रेन ड्रॉप है, तो वो इवेपोरेट हो रही है। इवेपोरेट का मतलब कम हो रही है, ठीक है, वाष्पीकरण हो रहा है। तो इवेपोरेट हो रही है यानी पानी उसमें से कम हो रहा है एट ए रेट प्रोपोर्शनल टू इट्स सरफेस एरिया, यानी जितना उसका सरफेस एरिया है उसके हिसाब से वो इवेपोरेट हो रही है। तो यानी जो वॉल्यूम है आपके पास वो क्या बन रहा है यहाँ पर, dV/dt, क्योंकि जब इवेपोरेट होगी तो वॉल्यूम कम होगा। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया। सरफेस एरिया आपके पास आ गया A। अब यहाँ पर क्योंकि ये इवेपोरेट हो रहा है तो इसको आप हटाओ, इसको हटाकर आप यहाँ पर ले लो -k इंटू में A। अब यहाँ पर हम dV/dt, V का मतलब हो गया यहाँ पर वॉल्यूम और A का मतलब है सरफेस एरिया। दोनों का जो फार्मूला आप यहाँ पर है फार्मूला आप यूज़ कर लो। फार्मूला क्यों यूज़ करना ज़रूरी है, क्योंकि जब मैं इसको इधर लाऊंगा, इसको मैं A को इधर लेकर आता हूँ dV/A और इसको मैं इधर लेके जाता हूँ k इंटू में dt। तो आप यहाँ पर दोनों को रिलेट कर सको, क्योंकि हर क्वेश्चन के अंदर हम क्या कर रहे थे, यहाँ पर P होता तो नीचे P होता था, यहाँ R होता तो नीचे भी R होता था। तो उसको रिलेट करने के लिए बता रहा हूँ, आप फार्मूला पहले लगा लो या फार्मूला बाद में लगा लो। dV/dt यानी वॉल्यूम का आपको डेरिवेटिव करना है। वॉल्यूम होता है यहाँ पर 4/3 पाई r क्यूब और सरफेस एरिया हो जाएगा 4 पाई r²। ठीक है, आपको इसको इंटीग्रेट करना है। पहले इंटीग्रेट कर लेते हैं, पहले ऐसा मत करो, पहला ऐसे करेंगे थोड़ा आप कंफ्यूज हो सकते हो। तो पहले हम इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये जो a है ये तो कांस्टेंट है, a तो कांस्टेंट है, इसको तो हम a को रखेंगे बाहर और dv का डेरिवेटिव हो गया v और इंटीग्रेशन हो गया v। यहाँ पर आ जाएगा -kt प्लस में c। अब यहाँ पर आप वैल्यू पुट कर दो, v की जगह आ जाएगा 4/3 पाई r क्यूब स्फीयर का वॉल्यूम और सरफेस एरिया आ जाएगा 4 पाई r²। अब इस काम को चाहे आप बाद में कर लो, इस काम को चाहे पहले कर लो, आना आपका इसी तरीके से है, उसमें आपको कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो यहाँ से अब हमारे पास 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, r² से कैंसिल हो गया। यहाँ बच गया हमारे पास r/3 इक्वल्स टू -kt प्लस में c। ये आपके पास इक्वेशन आ गई।
अब ये कहता है आगे कि इफ़ इट्स रेडियस इज ओरिजिनली 3 मिलीमीटर, इसका जो रेडियस था जो हमारे पास रेन ड्रॉप है उसका रेडियस ओरिजिनली 3 मिलीमीटर है, यानी टी की वैल्यू, अगर टी की वैल्यू 0 है तो आर की जो वैल्यू है वो 3 mm है। तो इसको आप यहाँ पर पुट करोगे, आर की जगह 3/3, इधर आ जाएगा माइनस के इंटू में 0 प्लस में सी, तो यहाँ से कैंसिल, सी की वैल्यू हमें मिल गई यहाँ से 1, तो सी की वैल्यू आप 1 पुट कर दो, अब ये बन गया r/3 इक्वल्स टू माइनस के टी प्लस में 1। अब आगे कहता है एंड 1 मिनट लेटर हैज़ बीन रिड्यूस टू 2 मिलीमीटर। अब 1 मिनट के बाद उसका जो रेडियस है वो रह जाएगा 2 मिलीमीटर। तो अब टाइम हमारे पास आ रहा है 1 मिनट और जो रेडियस है वो आ गया 2 मिनट। तो इस रेडियस की जगह आप 2 पुट करेंगे, माइनस के, टी की जगह आ गया आपके पास 1 प्लस में 1। तो इस के को इधर लेकर आओ, आप के को इधर लाओगे, 2/3 को इधर लेकर जाओ, तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 3 - 2, यानी के की वैल्यू आ गई 1/3। तो अब इस के की वैल्यू को आप यहाँ पर पुट करो, तो ये आ जाएगा r/3 इक्वल्स टू -1/3 t प्लस 1। एलसीएम ले लो, एलसीएम लोगे तो यहाँ से आएगा -t प्लस में 3, 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो हमारे पास एक रिलेशन ये आ गया r इक्वल्स टू -t प्लस में 3। तो फाइंड एन एक्सप्रेशन फॉर द रेडियस ऑफ द रेन ड्रॉप एट एनी टाइम t। तो ये आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे तो ये आ गया हमारे पास क्वेश्चन, ड्रग एसिमिलेशन का क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन के अंदर कहता है कि सपोज दैट द सोडियम पेंटोबार्बिटल, कितनी बार क्वेश्चन मैंने पढ़ लिया होगा, हर बार पढ़ने में दिक्कत आती है, ठीक है। पेंटोबार्बिटल इज यूज्ड टू एनेस्थाइज ए डॉग, द डॉग इज एनेस्थाइज व्हेन इट्स ब्लड स्ट्रीम कंटेन एटलीस्ट 45 mg ऑफ सोडियम पेंटाबॉर्बिटल पर किलोग्राम ऑफ द डॉग्स बॉडी वेट। यानी डॉग का जितना भी बॉडी वेट होगा उसके हिसाब से आपको उसके अंदर जो ये दवाई डालनी है ये 45 मिलीग्राम होनी चाहिए कम से कम। 1 किलोग्राम के हिसाब से इतनी दवाई होनी चाहिए, मतलब 2 किलोग्राम है तो 90 mg होना चाहिए, 3 किलोग्राम है तो फिर 3 से मल्टीप्लाई कर दो, इस तरह से ये होना चाहिए। सपोज आल्सो दैट द सोडियम पेंटाबॉर्बिटल इज एलिमिनेटेड एक्सपोनेंशियली फॉर द डॉग्स ब्लड स्ट्रीम विद ए हाफ लाइफ ऑफ 5 आवर। तो हम ये मान के चलते हैं कि जब हम उसको दवाई लगाते हैं, दवाई तो हमने डाल दी, दवाई डालने के बाद ऐसा तो नहीं है कि दवाई हमेशा उसमें बॉडी में रहेगी, तो वो दवाई का असर धीरे धीरे कम हो रहा है, और कम होते होते कितना हो जाता है कि जो 5 घंटे के अंदर वो दवाई की जो क्वांटिटी है ना वो हाफ रह जाती है, उसका असर आधा हो जाता है। तो व्हाट सिंगल डोज शुड बी एडमिनिस्ट्रेटेड इन ऑर्डर टू एनेस्थाइज ए 50 kg डॉग फॉर 1 आवर। तो हमें किसी डॉग को अगर 1 घंटे के लिए एनेस्थाइज करना है, करना ज़रूरी है, डॉग का अगर इलाज कर रहे हो एनेस्थाइज करना ज़रूरी है, वरना कब काट ले कुछ भरोसा नहीं। तो अब उसके लिए हम यहाँ पर क्या उसके अंदर कितनी डोज लेके चलेंगे हम, ताकि वो 1 घंटे तक आराम से शांत पड़ा रहे और जो भी हमें काम करना है, जो भी ऑपरेशन करना है उसका, वो हम ऑपरेशन उस पर कर सकें। तो हम ये मान के चलते हैं कि जो x है वो नंबर ऑफ x क्वांटिटी हम मान लेते हैं कि एट एनी टाइम t, कि जो ड्रग की क्वांटिटी है वो हमने t दे दी वहाँ पर, और x दे दी। लेट x मिलीग्राम बी द क्वांटिटी ऑफ ड्रग एट एनी टाइम t। ठीक है, ये आपको दे रखा है। अब जो क्वांटिटी है ड्रग की वो कम हो रही है धीरे धीरे, अब कम हो रही है तो यानी dx/dt डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द x, जितना उसके अंदर अमाउंट है ड्रग का उसके हिसाब से तो कम होगी ना, उसका असर धीरे धीरे कम होगा। तो यहाँ से इसको हटाओगे आप तो ये आ जाएगा -kx, x को इधर ले आओ, dx/x, इधर से आ जाएगा -k इंटू में dt, यहाँ पर फिर इंटीग्रेट करो, यहाँ इंटीग्रेट करो, ये आ जाएगा log x, इधर से आ गया -kt प्लस में c। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पर इस log को हटा लो, एक्सपोनेंशियल फंक्शन बना लो, इसमें एक्सपोनेंशियल फंक्शन से बना के करोगे तो आपको मेरे ख्याल आसान पड़ेगा। तो x आ जाएगा आपके पास e की पावर -kt प्लस में c, फिर आप इसको वैसे अलग अलग करो,
ई की पावर माइनस के टी इंटू में ई की पावर सी, ई की पावर सी हो गया लैम्डा, तो ये आ जाएगा लैम्डा इंटू में ई की पावर माइनस के टी। अब यहाँ पर आप टी की जगह स्टार्टिंग में हमने कितनी डोज दी, स्टार्टिंग में तो कुछ नहीं दिया ना हमने, स्टार्टिंग में तो हमें बताना है कि कितना दिया हमने। तो मान के चलते हैं कि भाई स्टार्टिंग में तो उसके अंदर जब वो हमारे पास आया तो उसके अंदर कुछ नहीं था, कुछ नहीं था मतलब एक्स की जो क्वांटिटी थी वो 0 थी। इफ टी इक्वल्स टू 0, अच्छा जब वो आया हमारे पास तो क्वांटिटी तो कुछ नहीं थी, लेकिन हमने जब दवाई दी, दवाई देने के बाद फिर उसका असर हमें देखना है कि वो कैसे कम हो रहा है। तो मान के चल लेते हैं कि स्टार्टिंग में हमने एक्स नॉट क्वांटिटी जो है वो दे दी, ठीक है। अब इसके हिसाब से आप लैम्डा की वैल्यू निकालो, एक्स की जगह रखो आप एक्स नॉट इक्वल्स टू में लैम्डा ई की पावर 0, यानी लैम्डा की वैल्यू आ गई आपके पास एक्स नॉट। तो इक्वेशन बन गई आपके पास एक्स इक्वल्स टू में एक्स नॉट ई की पावर माइनस के टी। अब ये कह रहा है कि जो उससे दवाई की जो डोज है ना वो 5 घंटे के अंदर आधी हो जाती है। जितनी डोज आपने स्टार्टिंग में दी 5 घंटे के अंदर उसकी आधी हो गई। तो आपने यहाँ पर अब क्या करना है, अब आपने यहाँ पर एक्स की वैल्यू ले, टी की जो वैल्यू है आपके पास वो कितनी हो गई 5 घंटे। तो उस केस में आपको जो क्वांटिटी है, जितनी क्वांटिटी थी स्टार्टिंग में उसकी आधी कर देना एक्स नॉट बाई 2। तो अब आपने यहाँ पर एक्स नॉट बाई 2 पुट कर रहा है एक्स की जगह पर, ठीक है। इस इक्वेशन की बात कर रहा हूँ मैं। तो एक्स नॉट इधर आएगी आपके पास ई की पावर माइनस के टी, टी की जगह आपके पास आ गया 5। तो यहाँ एक्स नॉट से एक्स नॉट कट गया, ई की पावर माइनस 5k की वैल्यू आ गई आपके पास, ई की पावर माइनस 5k, इसकी वैल्यू आ गई 1/2। आगे हम देख लेंगे ई की पावर माइनस 5k की ज़रूरत है तो ये रख लेंगे, प्लस की ज़रूरत है तो रेसिप्रोकल कर देंगे, वो आगे देख लेंगे। अब हमें क्या करना है, हमें उस डॉग को 1 घंटे के लिए एनेस्थाइज करना है। अब 1 घंटे के लिए एनेस्थाइज करना है तो हमें उसमें कितनी डोज देनी पड़ेगी। जो उसका बॉडी वेट है 50 किलोग्राम, उसके हिसाब से हमें कम से कम 45 मिलीग्राम उसके अंदर दवाई डालनी पड़ेगी। यानी हमें अगर टी की वैल्यू 1 लेनी है तो जो क्वांटिटी है इसकी मेडिसिन की वो कितनी हो जाएगी, 45 को मल्टीप्लाई कर दो 50 से, 5 5 जा 25, 5 4 जा 20, 2250। तो अगर टी की वैल्यू 1 है यानी 1 घंटे के लिए हमें इतनी उसके अंदर दवाई डालनी है। तो इतनी दवाई डालनी है तो इसको आप यूज़ करो, आप यहीं पर ही एक्स की जगह आप पुट कर दो 2250 इक्वल्स टू एक्स नॉट ई की पावर माइनस के इंटू में 1। तो यहाँ से अब ई की पावर माइनस के की वैल्यू हमें चाहिए। अब ई की पावर माइनस के की वैल्यू आप यहाँ से निकालोगे तो आपके पास देखो क्या बनेगा, ई की पावर माइनस के की वैल्यू निकालूँ मैं तो यहाँ से जो 5 है, इस 5 को जब मैं इधर लेके जाऊँगा तो ये बन जाएगा 1/2 की पावर 1/5। तो जो वैल्यू आपको यहाँ पर दे रखी है, दो वैल्यू आपको दे रखी है 2 की पावर 1/5 इक्वल्स टू, ये वैल्यू हमें दे रखी है 1.1486। ये क्वेश्चन में आपको मिलेगी वैल्यू, इसकी टेंशन मत लो। 1/5 की जगह ये हो सकता है कि 0.2 लिख दिया, 2 की पावर 0.2 ऐसे भी लिखा हुआ हो सकता है। तो अब यहाँ पर इसको हम पुट करते हैं, देखिए 2250 एक्स नॉट ई की पावर माइनस के की वैल्यू आ गई 1/2 की पावर 1/5। अब यहाँ 1/2 की पावर 1/5 आ रही है तो कोई बात नहीं, इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके इधर ले जाओगे तो ये ऊपर अपने आप आ जाएगा। तो ये 2215 हो गया और इनटू में ये हो जाएगा आपके पास, देखो 1 की पावर 1/5 कितना भी कर लो उतने 1 ही रहेगा। नीचे 2 की पावर 1/5 है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके इधर लाओगे तो ये बन जाएगा 2 की पावर 1/5 और इधर आ गया आपके पास x नॉट। तो अब आप यहाँ पर वैल्यू निकाल दो 2250 इंटू में 1.1486। तो इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो मल्टीप्लाई करने पर आपकी जो वैल्यू आ रही है वो आ जाएगी 2585 अप्रोक्सीमेट वैल्यू आपकी इसकी आ जाएगी। ठीक है, ये वैल्यू आपको दे रखी होगी, उसका यूज़ करने की ज़रूरत है और यहाँ पर टेंशन लेने की आपको ज़रूरत नहीं है, वैल्यू आपको निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक क्वेश्चन और करते हैं हम इसी तरीके का, ताकि और आपको क्लियर हो जाए कि किस तरीके से करना है। ये क्वेश्चन आपको सीबीएसई सैम्पल पेपर में भी दिया हुआ था। यहाँ पर देखो वैल्यूज़ दे रखी हैं,
यहाँ पर वैल्यूज़ दे रखी हैं। तो यहाँ कह रहा है कि पेशेंट इज़ रश टू ऑपरेशन थिएटर फॉर ए 2 आवर कार्डिक सर्जरी। ए पर्सन इज एनेस्थाइज्ड व्हेन इट्स ब्लड स्ट्रीम कंटेन एटलीस्ट 3 मिलीग्राम ऑफ प्रोपोफोल पर केजी ऑफ बॉडी वेट। यहाँ पर आपको 3 मिलीग्राम देनी है, जो डॉक में 45 मिलीग्राम थी। द रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रोपोफोल इन द बॉडी इज प्रोपोर्शनल टू द quantity of propofol present at the time. Based on the above information, answer the following question. Show that propofol given क्या लिखा है intravenously is eliminated exponentially from the patient bloodstream. What does of propofol should be injected to induce unconsciousness in a 50 kg adult for a 2 hour operation. तो उसी तरीके का क्वेश्चन है लगभग, ठीक है। थोड़ा सा वर्ड्स में हेर फेर है, दवाई यहाँ पर दूसरी डाली गई है, वहाँ दूसरी दवाई थी। अब बस इतना ही फ़र्क है, बाकी सब कुछ आपको वैसे ही करना है कि हमने जो क्वांटिटी मान ली है, एक्स मान लेंगे क्वांटिटी हमारे पास, फिर उसी हिसाब से वो डिक्रीज़ हो रहा है प्रोपोर्शनल टू द क्वांटिटी प्रेजेंट इन द बॉडी। तो अब यहाँ से फिर आप वही करेंगे, इसको अल्फ़ा को हटाकर माइनस के इंटू में एक्स को इधर लेकर आओ, माइनस के डी टी इंटीग्रेट कर दो। इंटीग्रेट करने के बाद का स्टेप मैं एक स्टेप यहाँ काट के लिख रहा हूँ, स्पेस थोड़ा कम है हमारे पास। log x इक्वल्स टू माइनस के टी प्लस में सी। उसके बाद फिर log को उधर लेके जाएंगे सेम तरीके से जैसे पिछला क्वेश्चन करा था हमने। इस प्लस सी को आप अलग कर देंगे तो ये आपके पास बन जाएगा ऐसे लैम्डा इंटू में ई की पावर माइनस के टी। तो एक तो हमारे पास ये प्रूव हो जाएगा, ये एक तो हमने ये प्रूव कर दिया कि जो क्वांटिटी है ना, यहाँ पर इसने बोला था एक्सपोनेंशियली एलिमिनेट हो रही है। शो दैट द प्रोपोफॉल गिवन इंटरवेनसली इज एलिमिनेटेड एक्सपोनेंशियली, ठीक है। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन की फॉर्म में हमने कन्वर्ट कर दिया, माइनस के आ रहा है मतलब वैल्यू कम होती जाएगी। अब ये कह रहा है कि भाई उसका जो ऑपरेशन है उसके लिए 2 घंटे का टाइम लगेगा। तो पहले तो आप इसकी लैम्डा की वैल्यू निकाल लो कि स्टार्टिंग में जब वो आएगा तो हम कितनी उसके अंदर दवाई डालेंगे। तो वो हम मान लेते हैं कि भाई टी अगर 0 है तो x की वैल्यू x0 है। तो यहाँ पर x की जगह आप x0 पुट करेंगे, लैम्डा ई की पावर 0 मतलब लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी आपके पास x0। तो हमारे पास जो इक्वेशन है ये क्या बन गई, x इक्वल्स टू x0 ई रेज टू पावर माइनस के टी। अब उसने बताया हमें कि जो दवाई है उसका असर कितनी देर में कम हो रहा है। अब यहाँ पर दिया हुआ है इसने, व्हाट डोज ऑफ प्रोपोफॉल शुड बी इंजेक्ट टू इंड्यूस अनकॉन्शियसनेस इन ए 50 kg एडल्ट फॉर ए 2 आवर ऑपरेशन। और साथ में आपको यहाँ पर दे रखा है एज्यूम हाफ लाइफ ऑफ प्रोपोफॉल इक्वल्स टू 5 आवर्स, यानी 5 घंटे के अंदर वो जो प्रोपोफॉल है उसकी क्वांटिटी आधी रह जाती है। पिछले क्वेश्चन में भी ऐसा ही था, इसमें भी लगभग ऐसा ही है। तो अब अगर आपके पास टाइम जो है वो 5 घंटे का है तो जो क्वांटिटी है वो हमारे पास आधी रह गई, x0/2। तो यहाँ पर x की जगह आप पुट कर दो x0/2 इक्वल्स टू x0 ई की पावर माइनस 5k। x0 से x0 फिर कैंसिल हो जाएगा, ई की पावर माइनस 5k की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 1/2। अब हम यहाँ से ई की पावर माइनस k की वैल्यू निकाल लेते हैं तो ये आ जाएगी 1/2। यहाँ पर जो 5 है उस 5 को जब आप उधर लेके जाओगे 1/5 हो जाएगा। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, ई की पावर माइनस k इक्वल्स टू 1 की पावर तो कितनी भी कर लो 1 ही रहेगा, 2 की पावर 1/5। अब 2 की पावर 1/5 की वैल्यू आपको दे रखी है 1.1487, तो वो आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हो। तो ये बन जाएगा आपके पास ई की पावर माइनस k इक्वल्स टू 1/1.1487, ठीक है। ये हमारे पास ई की पावर माइनस k की वैल्यू आ गई। अब ये कह रहा है कि अगर 2 घंटे की सर्जरी हमें करनी है तो 2 घंटे की सर्जरी के हिसाब से हम उसमें कितनी दवाई इंजेक्ट करने वाले हैं, यानी टाइम अगर हमें 2 घंटे का चाहिए कि 2 घंटे तक जो है ना वो बिल्कुल भी चुस्के नहीं, बिल्कुल भी शांत पड़ा रहे, जो भी काम करना है, जो भी इंजेक्शन लगाना है, जो भी ऑपरेशन करना है हम आराम से करते रहें। तो उसके लिए हमें दवाई उसके अंदर कितनी डालनी है। उसने कहा कि जो बॉडी वेट है उस पर्सन का वो 50 kg है, ठीक है, कुछ खाता पीता नहीं है ज़्यादा, 50 kg वेट है। तो 50 kg के हिसाब से 1 किलो के अंदर हमें 3 मिलीग्राम दवाई डालनी है। तो यहाँ पर आ जाएगा ये 150। तो अब x की जगह आप यहाँ पर पुट करो 150, x की जगह आ गया 150, ठीक है। x0 हमें निकालना है, e की पावर माइनस के टी, ई की पावर माइनस के इंटू में t की जगह आ गया 2। तो e की पावर माइनस के, ई की पावर माइनस के की वैल्यू आपके पास आ रही है 1.1487, 1.14 1/1
1/1.1487 और इसकी पावर है 2। ठीक है, ये पावर 2 है, ये इसका भी ध्यान रखना कि पावर 2 भी आपको लेनी है। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके इधर लाओगे तो x नॉट आपका आ जाएगा 150 इंटू में 1.1487 की पावर 2। तो यहाँ पर ये जो वैल्यू आपको दे रखी है 1.1487 का स्क्वायर करके यार ये हमारे पास 1.3195 और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करके हमारे पास आ रहा है 197.93। तो इस तरह से डिफरेंशियल इक्वेशन के मैंने लगभग आपको हर तरीके के क्वेश्चन यहाँ पर करा दिए हैं। इसके बाहर जाने की मुझे लगता नहीं आपको ज़रूरत है। अगर आपने वीडियो में जितने मैंने क्वेश्चन कराए अगर ये सारे आपको आ गए हैं, सारे आपको समझ में आ गए हैं, तो आपको डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो आज की इस वीडियो में इतना करते हैं और आप प्रैक्टिस करते रहो, अपने एग्ज़ाम की तैयारी करते रहो। कोई भी डाउट है, कुछ भी आप पूछना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहो। कोशिश करूँगा कि आपकी हर एक क्वेरी को मैं सॉल्व कर पाऊँ। आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।